अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। आज पहला दिन है, हफ्ते का आगाज है, मंडे है और जरा उठने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन होता यही है जहन में कि आपसे मुलाकात करनी है, आपको बहुत सी चीज़ें बतानी है, अपडेट करना है, आपको खबरों से मुतालिक कुछ एंटरटेन भी करना है साथ साथ। तो राइज एंड शाइन के आप मुंतज़िर होते हैं, आपका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन आज मैं सोलो बैठा हुआ हूँ। मुझे जरा सी थोड़ी सी बोरियत होगी, लेकिन ये कि बोरियत को कम करने के लिए आप लोग हैं ना, आपसे इंटरेक्शन होता है तो सारी बोरियत खत्म हो जाती है। लेकिन नादिया खान कुछ थोड़ी सी तबीयत नासाज है उनकी, लेकिन वो जल्दी ही हमें ज्वाइन कर लेंगी, तो नादिया खान के बगैर ही ये आज का शो होने जा रहा है। तो जनाब बहुत कुछ हुआ जब हमने फ्राइडे को आपसे खुदाफिज कहा, तो उन 2 दिनों में बहुत कुछ पेशरफ्त हुई सियासी तौर पर भी और दुनिया भर के नक्शे पर बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, तो वो सारी आपको बतानी है जल्दी जल्दी। और मुझे कहा जा रहा है बार बार कि हमारे पास कंटेंट टाइम कम है, तो जल्दी से कंटेंट की तरफ बढ़े कि क्या क्या आप बताने वाले हैं, क्या क्या आज डिस्कस होगा आज के शो में। तो सबसे पहले तो जनाब जो टॉप स्टोरी है हमारी वो ये है कि 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आज सेनेट में पेश किया जाएगा उसको, और कमेटी में जो पार्लियामेंट की और सेनेट की मुश्तरका कमेटी थी कानून और इंसाफ की, तो इसमें शिकबार उसकी मंजूरी दे दी गई है। तो आज ये सेनेट के ऐवान में 27वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेश की जाएगी और लग ऐसा रहा है कि ये पास भी हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या कुछ है और क्या तब्दीलियां की गई, आर्टिकल 243 में जो तब्दीलियां की गई हैं, फिर उसके बाद जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम है, फिर वो जो 184(3) का जो इख्तियार था पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स का सुप्रीम कोर्ट ने वो हज़फ कर दिया गया है, फिर जनाब ट्रांसफर जो जजेस का है वो किस तरीके से किया। तो बहुत सी चीज़ें हैं इस 27वीं आईनी तरमीम में, और बहुत सी चीज़ें उससे पहले भी जब ड्राफ्ट आया था, एक रॉ सा जो ड्राफ्ट था, तो उसमें एनएफसी से मुताल्लिक भी बात हुई थी, तो वो खैर वो निकल गया सारा वो मामला, क्योंकि सियासी जमातों को इस पर बड़ी तशवीश थी। तो 27th अमेंडमेंट पे हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ 27th अमेंडमेंट में आर्टिकल 243 और इसके कॉन्टेक्स्ट में जो अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी के जो मामला चल रहे हैं, बॉर्डर पर जो मामला चल रहा है हमारे भारत के साथ और अफगानिस्तान की तरफ से जो मामला किया जा रहा है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम जरा सा इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जानने की कोशिश करेंगे, और पाक अफगान ताल्लुकात से मुतालिक भी जो बयान आ रहे हैं, दफ्तर खारजा का बयान और हमारे वजीर दिफा का बयान, उसकी भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, फिर इसके सियासी मुज़मरात यानी पॉलिटिकली इसको कैसे देखा जा रहा है, ऑपोजिशन की जमातें क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रही हैं, हुकूमत की क्या इस वक्त स्ट्रैटेजी है, और किस तरीके से ये असेंबली में आएगी और किस तरीके से इसको कामयाब किया जाएगा। तो इस सारी हिकमत अमली पर हम बात करेंगे, और एलाइज जो हैं उनसे कितना कोऑर्डिनेशन में है, ये सब हम बात करेंगे। अच्छा जी, फिर हम बात करेंगे लाहौर में फॉग और ये जो पोल्यूशन के मामला है, ये तशवीशनाक हद तक बढ़ गए हैं, और बताया जा रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब से खराब तक होता जा रहा है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को मसाइल का सामना भी है, परेशानी का सामना है। क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या SOPs लोगों को बताया जा रहा है फॉलो करने के लिए, तो इसकी हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे। अच्छा जी, एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट भी हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगे। फिर अब US की वीज़ा पॉलिसी थोड़ी सी बदली है, और रिवाइज की बल्कि काफ़ी ज़्यादा बदली है, तो वो क्या रिवाइज पॉलिसी है और क्या कदगरें लगाई गई हैं, अब वीज़ा के उसूल में मुश्किलात होंगी या नहीं होंगी, इसकी भी हम बात करेंगे। अच्छा, फिर LDA ने पेट मार्केट यानी ये जो परिंदों की मार्केट थी लाहौर में, उसके खिलाफ कार्रवाई की, और बहुत ज़्यादा बैकलैश आया इस पर, और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर सभी इसकी बात कर रहे हैं कि जानवरों के हुकूक किस तरीके से मतलब बुलडोज कर दिया गया, बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया गया, और उस मार्केट को बगैर किसी जो लोग वहाँ पर थे, जिनकी दुकानें थी वहाँ पर, उनका ये बताना है, और जो वाकिफाने हाल हैं, जो आई विटनेस है, उनका ये बताना है कि बहुत से परिंदे जो है वो दब गए उस मलबे तले, और बगैर किसी नोटिस के रात की तारीखी में ये सब कुछ कर दिया गया। तो क्या ऐसा किया या नहीं किया, क्योंकि LDA की तरफ से इंतजामिया की तरफ से इसको डिनाई किया जा रहा है, तो हम ये बात करेंगे। फिर जनाब साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का जो मैच हुआ, और पाकिस्तान ने वनडे सीरीज जीती साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ये कितना खुशाइंद है। अभी आने वाली श्रीलंका के साथ सीरीज है, फिर उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज है, वनडे में कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं, और T20 में भी कुछ तब्दीलियां की गई हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे, और ये कितना खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए। आगे T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, और फिर जनाब कराची में भी एंटी इंक्रोचमेंट जो कार्रवाइयां हैं वो जारी हैं, और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसमें खास तौर पर जो चाय के ढाबे होते हैं, जो होटल हैं रोड साइड पर, वो काफ़ी ज़्यादा कैप्चर कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं जगह, किसी भी उनके पास कोई ऐसी परमिशन नहीं होती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके फुटपाथ और फिर सड़क का आधा हिस्सा भी कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल होते हैं। तो ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं कराची में भी, तो ये क्या कार्रवाइयाँ हैं इससे मुतालिक भी बात होगी। और फिर एक हम आपको कुछ वीडियो भी हमने दिखा रही है, जापान में एक शख्स ने क्या किया तजुर्बा किया,
और वो सॉक्स में वो अपनी सड़कों पर स्ट्रीट्स पर निकला और फिर उसके बाद उसने अपने सॉक्स दिखाए तो बिल्कुल क्लीन थे। तो ये देखें दुनिया के स्टैंडर्ड्स क्लीनलीनेस के क्या है, ये भी हमने आपको दिखाया। सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपनी पहली टॉप स्टोरी की तरफ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामला, जिस पर आपको याद होगा कि इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हुए और वो मुज़ाकरात खत्म हो गए, बेनतीजा खत्म हो गए। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की तरफ से कोई रिटर्न हमें कुछ देने को तैयार नहीं थे, वो वर्बली हमें कहे जा रहे थे। जो भी कमिटमेंट जो भी हम उनको एविडेंस दे रहे हैं, हर चीज़ एविडेंस बेस सारा पाकिस्तान ने रखा कि कैसे दहशतगर्दी की जा रही है अफगानिस्तान की तरफ से, सरहदों की तरफ से नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं, उसमें अफगान हुकूमत भी कुछ लोगों को दहशतगर्दों को पेट्रोनाइज कर रही है। तो वो मान तो रहे थे इस बात को, लेकिन ये कि वो उसको रिटर्न हमें कुछ भी देने को तैयार नहीं थे। तो मुख्तसरन ये कि सारे मुज़ाकरात बेनतीजा निकले हैं। दफ्तर खारजा ने भी बयान दिया है कि अफगानिस्तान को जो मौका दिया गया था, जो वक्त था, वक्त के अंदर रहते हुए उन्होंने ना दहशतगर्दों की हवालगी की, ना दहशतगर्दी के खिलाफ कोई कार्रवाई की। तो इसका मतलब है इन टोटलिटी जो मुज़ाकरात हुए हैं वो नाकाम मुज़ाकरात इनको तस्वुर किया जा सकता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान, हमारी ये कोशिश होगी, ख्वाहिश है हमारी हमेशा से पाकिस्तान की कि हम अफ़ाम व तफ़हीम के साथ मामलात को हल करें, मुज़ाकरात के जरिए हल करें। और फिर ये 27th अमेंडमेंट है, इसमें फौज से मुतालिक भी कुछ ये तब्दीलियाँ, 243 आर्टिकल 243, इसकी भी बात हम करेंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग मोहम्मद अली साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी, बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, पहले हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात की बात करते हैं, फिर ये जो तब्दीलियां, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है, इसकी क्या वजूहात है, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले अफगान पाकिस्तान का मामला, अब ये आपको किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? खासतौर पर वजीर दिफा का बयान, दफ्तर खारजा की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट इससे मुतालिक आ गई है, तो इसका मतलब है कोई खुशाइन इससे खबर नहीं निकली है। देखिए, दो पहलू हैं इसके। पहली बात यह है कि ये तीसरा दौर था पाक अफगान मुज़ाकरात का, जो कि कतर और तुर्की की सहूलतकारी के नतीजे में मुनक्किद हुआ था। और एक बात तो इसमें वाज़ेह है कि जो मौक़िफ़ पाकिस्तान ने उठाया और अफगानिस्तान के सामने रखा गया, उससे बात वाज़ेह हो जाती है कि अब जो है हम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उनसे डील कर रहे हैं और उनको बिल्कुल क्लियर एक तरह से वार्निंग भी है कि वो एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे अपनी आलमी, इलाकाई और हमारी साथ जो दो तरफा कमिटमेंट्स हैं वो पूरी करें, खुसूसन दहशतगर्दी के अपनी सरहदों से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल के हवाले से, वरना जो है इसके संगीन नताइज मुरतब होंगे। पाकिस्तान ने उनको वाज़ेह किया कि जनाब आप जो है उनसे दस्तबरदार हों, सियासी सिफारती सतह पे भी अलहदगी का ऐलान करें, उनके खिलाफ इंटरनेशनली वेरीफाइबल जो है और मुस्तनद कार्रवाई भी करें, और साथ ही साथ ये कि अगर आप ये नहीं करते तो और फिर इसमें तीसरी जो पार्टीज हैं उनके सामने भी इसके शवाहिद और सबूत रखें। लेकिन मुसलसल 3 जो इसके दौर हुए हैं उसमें अफगान तालिबान ने पहलू तही की है, जिससे ये जाहिर होता है कि वो मुखलिस नहीं हैं दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम उठाने में या आलमी और इलाकाई जो उनकी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करने में। तो ये अफसोसनाक बात है और यूं लगता है कि वो बजाय इसके कि अपने मुल्क की तरक्की, खुशहाली, सलामती की तरफ फोकस करें, वो अपने इख्तिदार को इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के एक तोफैली रियासत या प्रॉक्सी के तौर पे इस खत्ते में दहशतगर्दी को फ़रोग देने के लिए। तो ये अफसोसनाक बात है और इसमें मैं समझता हूँ हमारी हमदर्दियाँ अफगान अवाम के साथ भी हैं जो कि मुसलसल 45 साल से अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। तो हम तवक्को करते हैं कि जो हर जी शऊर अफगान भी है वो भी अपनी हुकूमत पे दबाव डाले कि जनाब आपको एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे तरक्की, खुशहाली और सलामती की तरफ बढ़ना चाहिए। नेगेटिव रिस्पांस था अफगान जो डेलीगेशन था कि ये जो सालिस थे, और इसकी भी बहुत रिपोर्ट किया इस बारे में भी कि सालिस जो हमारे कतर और ये तुर्की है, इन्होंने भी हाथ उठा लिए एक तरीके से, क्योंकि होता यह है कि अक्सर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो मीडिएटर्स कहते हैं कि भाई एक और दौर हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसमें हम कुछ मामला हल कर लेंगे, लेकिन ऐसी भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है वहां से। जी बिल्कुल, और आपको याद होगा कि जो इस साल के शुरू में अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट आई थी जो बड़ी तशवीशनाक थी कि अफ़गानिस्तान दोबारा से आलमी और इलाकाई दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बन गया है, और यूं लगता है कि उनकी हुकूमत बजाय कि अपनी आवाम की तरक्की, खुशहाली और सलामती पर फोकस करे,
वो बदस्तूर एक नॉन स्टेट एक्टर के तौर पे एक मिलिटेंट तंजीम के की तरह से बिहेव कर रही है, और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी अब अफगानिस्तान दोबारा से आमाजगा बन गया है। ये सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से टीटीपी और बीएलए की तशवीश नहीं है, ईरान को भी जिंदुल्लाह के हवाले से और अंसारुल्लाह के हवाले से तशवीश है, चीन को ईटीआईएम के हवाले से तशवीश है, सेंट्रल एशिया के ममालिक को आईएमयू के हवाले से तशवीश है, अमेरिका और मगरबी ताकतों को अलकायदा और दाइश के हवाले से तशवीश है। अच्छा, एक और पेशरफ्त हुई है, ईरान ने कहा है कि हम मीडिएट कराने को तैयार हैं। इस ऑफर को आप कैसे देखते हैं और क्या ये एक्सेप्टेबल होगी? क्योंकि देखिए, तुर्की और कतर की जहां तक बात की जाए उस तरीके से नहीं, ईरान तो ज्यादा निटिग्रिटी जानता है, अफगानिस्तान की भी, भारत से भी और सारे मामलात। तो ये कुछ मूव ऐसा होगा जिसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ हर वो मुल्क जो कि अफगानिस्तान को याद दहानी कराए उसकी आलमी सिफारती जिम्मेदारियों की और उसको उसके ऊपर दबाव डाले, उसको कायल करने की कोशिश करे कि वो एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे बिहेव करे, मैं समझता हूँ पाकिस्तान हमेशा उसको वेलकम करता है। ईरान को दो एडवांटेजेस हासिल हैं। एक तो ये कि ईरान की तारीख और जोग्राफिया भी मिला हुआ है अफगानिस्तान से, और आप जानते हैं कि पिछले 45 साल में ईरान में भी बड़ी पैमाने पे अफगान महाजरीन गए थे और अब वो भी उनको वापस अपने मुल्क भेज रहे हैं। और अगर ईरान दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के खात्मे में अपना रोल प्ले कर सकता है और अफगान तालिबान को कन्विंस कर सकता है कि जनाब इस खत्ते में तरक्की खुशहाली का जो सफ़र है उसमें आप शामिल हों, दहशतगर्दी की पुष्टपनाही बंद करें। और इसमें एक और मैसेज भी उनके लिए ये है कि पाकिस्तान जो है इस खत्ते में कोई आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि ईरान और दीगर मुल्क जो हैं जिसमें चीन भी शामिल है, सेंट्रल एशियन ममालिक भी शामिल हैं, वो पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान के हवाले से तशवीश है दहशतगर्दी की पुष्टपनाही की, उसको शेयर करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ एक रीजनल मेजर प्लेयर का पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उसको रीइंफोर्स करना और अफगानिस्तान को एक और मौका देना कि जनाब आप दहशतगर्दी बंद करें। वरना न सिर्फ पाकिस्तान, मुमकिन है कि अगर उन्होंने अपना तर्ज अमल न बदला तो ईरान के साथ भी उनके ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, जिसका यकीनी तौर पे उनको माशी, सियासी, सिफारती सतह पे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जी अच्छा सर, अब ये तमाम कॉन्टेक्स्ट जो हमने अभी डिस्कस किया है और ये नॉन स्टेट एक्टर्स अफगानिस्तान में, स्टेट एक्टर्स, फिर उसके बाद इंडिया में भी नॉन स्टेट एक्टर्स, स्टेट एक्टर्स, अब इस सब को देखते हुए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा अभी ये 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो आ रहा है, आप कैसे देखते हैं? जरा एनालाइज करें इसको। देखिए, चार पहलू हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि ये तब्दीली की जा रही है आर्टिकल 243 में। पहली बात यह है कि देखें, जो पूरी दुनिया की जो जंग और हर्ब की तारीख है उसमें जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, ख़तरात की नौयत चेंज होती है, टेक्नोलॉजी नई नई मुतारिफ कराई जाती हैं, उसके साथ ही साथ तमाम दुनिया की अफवाज की हिकमत अमली में भी तब्दीली आती है और साथ ही साथ उनके स्ट्रक्चर में भी तब्दीली आती है। अभी जो 1947 के वक्त पाकिस्तान का फोर्स पोस्चर था और स्ट्रक्चर था वो दूसरी जंग अजीम की सोच और तजुर्बात पर मबनी था। फिर हमने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा बनाया वो 1965 और 71 की जंगों के तजुर्बे के नतीजे में बनाया ताकि अफवाज की कोऑर्डिनेशन को बेहतर किया जाए। लेकिन अब देखें, बुनियानुल मरसूस में जो हमने बहुत एक अहम तजुर्बा हासिल किया कि हमने बहुत इंटेंस, बहुत तेज जो है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस किए कामयाबी के साथ भारत के खिलाफ। उसमें मिसाइल्स का रोल भी है, उसमें ड्रोन्स का रोल भी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का भी है, उसमें साइबर वॉरफेयर का भी है, उसमें एयर पावर का भी है, उसमें लैंड फोर्सेस का भी है, उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी का भी है। तो अब ये एक लग्जरी जो कि आज से 50-52 साल पहले 1973 के आइन के वक्त सोचा गया था कि तीनों फौजें अपनी जंगें लड़ेंगी, एक प्राइम मिनिस्टर होगा जो उनको हुक्म दे देगा और सिर्फ रवायती जंग होगी जो स्लो होगी, तो अब जंग की नौयत बिल्कुल बदल चुकी है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान दुनिया की दीगर ममालिक जिसमें अमेरिका शामिल है, जिसमें चीन शामिल है, जिसमें रूस शामिल है और खुद भारत भी अब अपनी फोर्स पोस्चर को तब्दील कर रहा है। उनकी कोशिश है कि अपनी तीनों फोर्सेस को इंटीग्रेट करें और वो ऑफेंसिव ऑपरेशन की तैयारी में इसका मतलब है कि आजकल के हालात और वाकयात के तनाजुर में ज्यादा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए, ज्यादा स्विफ्ट रिस्पांस चाहिए, जिसके लिए देखिए 4 चीजें चाहिए। ना सिर्फ कोऑर्डिनेशन बेहतर होनी चाहिए, मल्टी डोमेन ऑपरेशन होगा हमेशा फ्यूचर की हर जंग।
तीसरी बात यह है कि आपको डिसीजन मेकिंग जो है वो क्विक भी चाहिए और तमाम डोमेन की मजमूई इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस के पेश नजर चाहिए। और चौथी बात यह है कि अब आपका जो फोर्स पोस्चर है वो मिशन ओरिएंटेड होगा, वो सर्विस बेस्ड नहीं होगा। यानी कि जो सीडीएफ होगा वो ये देखेगा कि थ्रेट जो है वो किस डोमेन में है, इलेक्ट्रॉनिक में है, साइबर में है, ड्रोन में है, मिसाइल में है, मैरीटाइम में है, एयर में है, और उससे मुताबिकत रखता हुआ हम जवाब उस डोमेन में देंगे। यानी कि हमने पूरे अपने दिफाई निजाम को इंटीग्रेट कर रहे हैं, एफिशिएंट बना रहे हैं, और फिर जो डुप्लीकेशन है रिसोर्सेज की, वसाइल की, उसमें भी मैं समझता हूं कमी आएगी, और एफिशिएंसी ट्रेनिंग के हवाले से, कोऑर्डिनेशन के हवाले से, उसमें भी बेहतरीन तरीके से आपने 4-5 चीजें बयान की। अच्छा, इम्यूनिटी के मामलात को आप कैसे देखते हैं, जो कि इसमें अमेंड किया गया मामला, इस पर भी जरा तज्जिया दीजिए अपना। इम्यूनिटी इन सेंस कि वो कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी, फौजदारी कार्रवाई, वो जो तरीका होगा, इम्पीचमेंट का तरीका होगा जो सदर मुमलिकत को के खिलाफ, अगर मुमकिन तौर पर कोई इस तरह का। देखिए, सदर मुमलिकत जो है पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट हैं, और यकीनी तौर पे वो तमाम जो पाकिस्तान की रियासत के इदारे हैं उनके हेड भी हैं। तो मैं समझता हूं कि उनकी ये जो तवक्को है वो समझ में आती है। लेकिन बस बराह रास्त इसको आप कंपेयर करके देखें, जो हमारे वजीर आजम ने बात की है वो उससे मुख्तलिफ है। कि जब वो वापस आए हैं आज़रबाईजान से, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं पब्लिक के सामने अकाउंटेबल रहूं, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है उसमें जो अवाम का नुमाइंदा होता है वो हमारी काबीना और वज़रा और वजीर आजम होते हैं। इसलिए ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि वो अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश भी कर रहे हैं, और हर 4-5 साल के बाद जब इलेक्शंस होते हैं तो ये उनको दोबारा री इलेक्ट करना या उनको रिजेक्ट करने का जो हक अवाम को हासिल है, यही सबसे बड़ा मैं समझता हूं अकाउंटेबिलिटी का जरिया भी है, और जमहूरियत और सियासी निज़ाम में इस्तेहकाम के तसलसल की जमानत। और यही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए ज़रा फॉलो किया जाएगा। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को तो अपॉइंट ही सिविलियन लीडरशिप कर रही है, और इस हवाले से कुछ गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें ये बात वाज़ेह करना जरूरी है कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के भी कमांडर होंगे वो हमारे सीडीएफ की मुशावरत से हमारी सिविलियन लीडरशिप ही उनको अपॉइंट करेगी। तो उनकी अपॉइंटमेंट का इख्तियार जो है वो बदस्तूर सिविलियन लीडरशिप के सामने मौजूद है और रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने अपना तज्जिया दिया, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कुछ सारे शुबहात और लोगों की मिसपरसेप्शन भी है, कुछ प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है इससे मुताल्लिक, लेकिन ये कि वाज़ेह तौर पर बात बताई उन्होंने। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात पर भी उन्होंने कहा कि ये तो अफगानिस्तान को करना ही पड़ेगा अगर इस खत्ते में अमन चाहिए, और ईरान की तरफ से जो ऑफर की गई है तो उसको देखना होगा आने वाले वक्त में। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो ज़रा सियासी पहलू की तरफ भी नज़र डालेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, और दीगर भी चीज़ें। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाइए। बैक राइजिंग स्टैंड में एक बार फिर आपको हम 27th अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। वफाकी काबीना के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी गई है, ताहम ये जो NFC है इसमें सूबों के शेयर खत्म करने का एजेंडा शामिल नहीं किया गया है। और इससे पहले जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्वीट भी करके बताया था तो इसमें ये बात उन्होंने की थी कि ये भी उसमें डाला जा रहा है, और NFC से मुताल्लिक़ सूबों का शेयर, 18वीं तरमीम से मुताल्लिक़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है और अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटे हैं। इसके बाद भी जब ये 27वीं तरमीम की बात हुई तो इसके बाद भी जो बयानात आए तो यही आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो की तो उन्होंने भी ये कहा कि हम इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है और इस पर कोई बारगेनिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि एक तो बड़ी अचीवमेंट 18वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी NFC अवार्ड में जो हिस्सा मिल रहा है सूबों को, वैसे ही जो शेयर दिया गया है वो मिल नहीं रहा है, ऑन पेपर्स जो दिया गया वो मिल नहीं रहा है। तो ये ज़्यादा तो हो सकता है लेकिन ये कम नहीं हो सकता। इसके साथ साथ दीगर जो तरामीम है पीपल्स पार्टी किस तरीके से साथ देगी, और ये जो मामलात हैं आर्टिकल 243 और फिर आईनी अदालत का क़याम, ये भी दरीना मुतालबा चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है, और जजेस ट्रांसफर से मुतालिक जो बात हुई है इस पर भी क्या मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का, CC में क्या बात हुई है, और अब ये पेश की जाएगी सेनेट में और उसके बाद कौमी असेंबली में, तो देखना होगा क्या होता है। स्टांस तो हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है और MNA है शर्मिला फारूकी साहिबा ने। शर्मिला जी,
गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। अच्छा, मुझे बताएं कि एनएफसी से मुतालिक बड़ी बात हो रही थी और पहली ट्वीट में तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बताया था कि 27वीं तरमीम में ये सब कुछ आ रहा है। तो आपकी सीसी में क्या डिस्कशन हुई इसको लेकर, क्योंकि अब तो खैर मामला आगे निकल गया इससे? देखिए जी, सीसी के अंदर जो डिस्कशंस हुए उसमें तो बहुत सारी शिकों के ऊपर डिलिबरेशंस हुई हैं और पीपल्स पार्टी ने पहले ही ये बड़ा बावर करा दिया था कि एनएफसी के अंदर अगर सूबों के शेयर को कम किया जाता है तो वो पीपल्स पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो शेयर बढ़ तो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, क्योंकि हमने सूबों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस वजह से जो भी शिक थी एग्जैक्टली तो मुझे नहीं मालूम कि क्या थी, लेकिन ऐसा ही कुछ होगा कि जहां पर सूबों के जो फाइनेंशियल शेयर है उसको कम करने की कोशिश की जा रही थी, उसको पीपल्स पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए वो शिक जो है स्टैंडिंग कमेटी के अंदर डिस्कस नहीं हुई, ना वो काबीना से पास हुई। तो अब ऑल सेड एंड डन, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है और उस कौम को भी मालूम है कि जहां तक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का ताल्लुक है, जहां तक एनएफसी के अंदर प्रोविंशियल शेयर का ताल्लुक है और जो अवाम की बेहतरी के लिए जो चीजें हैं उस पर पीपल्स पार्टी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। जी। अच्छा, आर्टिकल 243 में जो ये तरमीम अभी आई है, इससे मुतालिक क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि ये मतलब ज़रूरी है? क्योंकि सिक्योरिटी मैटर्स ऐसे हैं, हालात वाक़यात बदल रहे हैं। अभी डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ थे, उन्होंने कहा पूरे डायनामिक्स ही बदल गए ना सिक्योरिटी के मामलात के, तो इस वजह से इसकी ये ज़रूरत है। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की अभी जो हालिया जंग हुई है जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने वो काम कर दिखाया जिससे पूरे हर पाकिस्तानी का सर फखर से बुलंद हुआ है, उसके बाद तो बिल्कुल ही डायनामिक्स चेंज हो गया और इंडिया अभी भी ये कहता है कि ये एक पॉज है, सीज फायर नहीं है। इसका मतलब है दुश्मन कभी भी आप पे दोबारा हमला कर सकता है। ऐसे माहौल के अंदर, और बिलखुसूस अब अगर आप अफगानिस्तान के साथ भी हालात और मामला देखें, वो भी बहुत क्लियर है कि भाई अफगानिस्तान में जो काम हो रहा है वो एक्चुअली एज एन इंडिया की प्रॉक्सी काम कर रहे हैं। तो जो आप अपने बॉर्डर्स पे देख रहे हैं, आपके इतने चैलेंजिंग और वॉलेटाइल नेबर्स हैं, उस हवाले से तो आपको अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी है। आर्टिकल 243 के अंदर देखिए ना, अगर चीफ ऑफ डिफेंस की बात की जा रही है जी। तो इंडिया ने ये ओहदा दिसंबर 2019 में बनाया है और इसी किस्म का ओहदा सीडीएस ये यूके के अंदर भी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, कनाडा के अंदर भी है और हम ये समझते हैं कि ये वक्त की जरूरत है क्योंकि एक यूनिफाइड डिफेंस लीडरशिप सामने आती है जिसमें आप बेटर ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज कम कर सकते हैं और बेहतर फास्टर स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए इस वक्त, क्योंकि अब तो डायनामिक्स ही सारे चेंज हो गए हैं पाकिस्तान के हवाले से। अच्छा, एक मुझे चीज़ और, आप सियासी जमात अवाम में ज़ाहिर है, अवाम से वोट लेकर आप पार्लियामेंट में, आप ही की तरह की जमातें या उनकी हिकमत अमली कुछ और हो सकती है, जैसे ऑपोजिशन की जमातें हैं जिसमें अचकज़ई साहब भी हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, वो ये कह रहे हैं, वो तनकीद ये कर रहे हैं कि ये पर्सन सेंट्रिक है, ये पर्सन स्पेसिफिक है ये, और कोई भी ऐसी तरमीम नहीं आइन में लाई जा सकती जो पर्सन स्पेसिफिक हो। तो कैसे देखते हैं आप, क्या बैठ के बात करनी है आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, कोई सियासी डायलॉग हो रहा है या नहीं हो रहा, इस पर ही बात कीजिएगा थोड़ी सी। देखिए, ये सियासी रहनुमा है और पुराने सियासतदान हैं, इनकी अपनी आरा तो हो सकती है और टू ईच इज ओन। जब आप एक चीज पब्लिक में लेकर आते हैं तो उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होती है, उसका एहतराम करना चाहिए। अगर वो समझते हैं पर्सन स्पेसिफिक है तो फिर उनको उसके हवाले से एग्जाम्पल भी देना चाहिए कि जनाब ये पर्सन स्पेसिफिक है, लेकिन आइन पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स नहीं लाता। आप ओहदे बनाते हैं, उस ओहदों पे शख्सियात आती हैं और शख्सियात जाती हैं, कि किसी एक शख्स के लिए नहीं होता। अगर इस किस्म का कहीं तासुर जा रहा है तो फिर ये तासुर हुकूमत की तरफ से खत्म होना चाहिए और ये हुकूमत को उसको डिफेंड करना चाहिए। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि देखिए, फील्ड मार्शल का ओहदा आया और वो वक्त की जरूरत थी। अब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को खत्म करके आप चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज लेकर आ रहे हैं। ये मुख्तलिफ ममालिक में होता रहा है,
वक्त और हालात की बुनियाद के ऊपर आपको चेंजेस लाने पड़ते हैं। लेकिन वो ये कहा जा रहा है कि ये सियासी स्पेस जो ऑलरेडी आपके पास कम होती जा रही है, और आपको पता है ये जमहूरियत की जो सिचुएशन चल रही है, हाइब्रिड निजाम इसको कहा जा रहा है, तो वो ये कहा जा रहा है, नाक़िदीन ये कह रहे हैं कि ये सियासी स्पेस मजीद इससे कम हो जाएगी। अब पता नहीं उनके कंसर्न्स क्या है। देखिए सियासी स्पेस किस तरह कम हो रही है। आप अपनी डिफेंस की स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और सर्विसेज को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। इसमें सियासी स्पेस, आफ्टर ऑल ये अमेंडमेंट जो है, ये इस पे 2 दिन कमेटियां बैठी हैं, उन्होंने डिलिबरेशंस करी हैं। उससे पहले सीसी बैठी, वहां पर चीजें डिस्कस हुई। अब ये सेनेट में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट इसे पास करेगा। अगर तो पार्लियामेंट पास नहीं करता तो फिर जाहिर बात है ये अमेंडमेंट नहीं आ सकती। बात ये है कि ये आप किस नजरिए से देखते हैं। सही। आपको चीजें स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। जुडिशरी में बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने की चीजें जरूरत है। लोगों के मुकदमात हैं, आम आदमी के मसाइल हैं जो हल नहीं हो पा रहे। सियासी नौयत के केसेस उठाए जाते हैं, उनके ऊपर महीनों लग जाते हैं, हेडलाइंस बनती हैं, उस पर डिस्कशंस होते हैं। लेकिन एक आध आदमी जिसका जायदाद का मसला है, जिसका कत्ल का केस है, सही है, या जिसके इनहेरिटेंस का मसला है, वो तो हल नहीं हो रहा। ये आईनी अदालत पर आप इसको डिफेंड कर रहे हैं, और चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में भी आपने कहा था क्या, तो इससे इस पर भी ये तनकीद है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट तो खत्म हो जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट का तो कोई काम ही नहीं रहेगा, फिर 184(3) खत्म हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स वो भी तो, और ये ट्रांसफर ऑफ जजेस। जरा इन तीनों चीजों पर बताइए क्या मौक़िफ़ है। देखिए जी, पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स जो हैं वो आपके पास मुख्तलिफ अदालतें हैं मुख्तलिफ नौयत का काम करने के लिए। आपने जब फेडरल शरीयत कोड बनाया था तो शरीयत के तमाम मामलात वहां जाते थे, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने किसी और अदालत की अथॉरिटी इरोड कर दी है। फैमिली के मैटर्स होते हैं, फैमिली कोर्ट्स में जाते हैं। एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स आपने बनाए, टेररिज्म के केसेस वहां पर जाते हैं। आप डिवाइड कर रहे हैं जो वर्कलोड है, ताकि एक स्ट्रीमलाइन हो जाए सिस्टम। इस वक्त तो लाखों मुकदमात का बैकलॉग है अदालतों में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर। लोगों की अपीलें नहीं आती, फांसी हो जाती है, उसके बाद अपील लगती है। ये चीजें देखें ना, आप और मैं शायद इससे इतना ज्यादा मुतासर ना हो, लेकिन आम आदमी तो बेचारा बहुत मुतासर है ना। मेरे अपने सिविल केसेस के मामलात हैं, कोई जमीन पे कब्जा हुआ है, वो 18 साल से चल रहा है, बहुत लिंगर ऑन होते हैं। नहीं, लेकिन जजेस ट्रांसफर पर ये जजेस ट्रांसफर पर आई एम बीइंग द डेविल्स एडवोकेट, तो मुझे बताएं, इस पर ये कहा जा रहा है कि वैसे ही कोर्ट पैकिंग करने की कोशिश, और उसके बाद जनाब गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस, और फिर उसके बाद ट्रांसफर के मामलात भी, क्योंकि चाहे कमीशन ही करेगा, लेकिन वो कमीशन में भी जजेस ऐसे बैठे होंगे जो तो फिर जज कैसे फैसला दे पाएगा अगर, और उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा अगर वो रिफ्यूज करेगा तो। अनफॉर्चुनेटली ये तासुर गलत है कि जी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जा रहा है। देखें ना, ब्यूरोक्रेट्स को देखें आप, ब्यूरोक्रेट्स के तबादले होते हैं ना, एक सूबे से दूसरे सूबे में जाते हैं, सर्व करते हैं ना, उनके भी तो पोस्टिंग और ट्रांसफर्स होते हैं ना। तो जजेस के क्यों नहीं हो सकते? फिर ये कमीशन कर रहा है, कोई एक आदमी थोड़ी कर रहा है। ब्यूरोक्रेट्स के लिए तो आप देखें ना, एक सेक्रेटरी को ट्रांसफर कर देते हैं, चीफ मिनिस्टर कर देता है एट हिज ओन कॉल। तो यहाँ पर तो कमीशन बैठ रहा है, और कमीशन में लोग हैं ना। अब अगर आप लोगों को किसी चीज पे भी ट्रस्ट नहीं है, और एक ट्रस्ट डेफिसिट है, उसका फुकदान है, तो फिर तो ये फिर तो कैसे होगा, फिर तो कैसे होगा। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं, ये वजीर आजम का मामला क्या हुआ भाई? उन्होंने उनका कुछ इतने वेल विशर्स थे सेनेटर्स, जिन्होंने वजीर आजम को भी कहा भाई लगे हाथ तो ये भी कर लेते हैं, उनकी भी इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं, और आई थिंक इट्स अ गुड जेस्चर जो वजीर आजम साहब ने दिखाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, इस मुल्क के अंदर ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट ट्रेजेक्ट्री रही है कि जो भी वजीर आजम आया, या तो वो जेल गया है, या उसको मार दिया है, या उसको फांसी चढ़ा दी है, चाहे उसने कोई भी काम गुड फेथ में किया या ना किया हो। जाहिर बात है, जब आप इस सौदे पे होते हैं तो आप वही काम करते हैं जो आवाम की बेहतरी के लिए, हर कोई ये चाहता है, क्योंकि योर रेपुटेशन इज एट स्टेक। आप, दुनिया आपको देख रही है, कौम आपको देख रही है। लेकिन उसके जाने के बाद आपके साथ जो हाल होता है, जो मतलब बुरा हाल होता है, जो आपको कोर्टों में धक्के खा खा के रुसवाई आपको हासिल होती है, दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ठीक है, अब यही तो आयरनी है शर्मिला जी, यही आयरनी है, यही चलता रहा है। आयरनी पता है ज़ुहैब, ये है कि आप एक वजीर आजम जाता है, दूसरा आता है उसका मुखालिफ, तो वो उस पर सियासी मुकदमे बनाता है, क्योंकि वो चाहता है वो जेल में ही रहे। तो यहाँ इस पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेट फिनोमेना रहा है ना, इसको खत्म होना चाहिए। ये जब खत्म हो जाएगा
तो जमहूरियत Accountability स्ट्रेंथ, के लिए हाँ, हाजिर हो आप। जमहूरियत मजबूत होगी। एग्जैक्टली एक ही तरीका है। अच्छा, बस पास हो जाएगी फिर, या बस आखिर में मुझे बता दें कि स्मूथली हो जाएगा सारा, क्योंकि ऑपोजिशन तो ये कह रही है कि हम तो भरपूर एहतजाज करेंगे और हम पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे और ये वो सारी चीजें। देखिए, मैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस ऑपोजिशन जो पीटीआई से ताल्लुक रखती है, बिकॉज इन्होंने कभी भी पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया जो अवाम की बेहतरी के लिए हो। कभी किसी मेजर डिस्कशन का हिस्सा नहीं बने। यहाँ तक कि गजा के ऊपर जो रेजोल्यूशन आ रही थी उसको अपोज किया। जब इन हाउस आपके पास डिफेंस ब्रीफिंग थी उसको बाइकआउट किया। तो ये तो किसी पार्लियामेंट्री जो है प्रोसेस उसका हिस्सा बनते ही नहीं, अपनी कंट्रीब्यूशन करते ही नहीं है। इनका काम ही यही है जो ये आइंदा भी करेंगे, मार धाड़, कागज फाड़ना, बाइकआउट करना, यही होगा। ये दिस इज पीटीआई की तरफ से यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कोई अच्छी सियासत हो चले या ऑपोजिशन जो एक शैडो गवर्नमेंट का काम करती है। चले, उम्मीद वो करते ये काम हैं करते बिल्कुल सियासी लोगों को स्पेस मजीद ज्यादा मिले और जमहूरियत स्ट्रेंथ। तो बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहब, आपने वक्त दिया राइजन शाह। तो जनाब, ये थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहब, और वो बता रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन जिन चीज़ों को सपोर्ट करती है खुलेआम उन्होंने बात की। एक ब्रेक हमने लेना है राइजन शाह में, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक राइजन शायद में एक बार फिर आपको अब हम बात करेंगे लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल बदतरीन होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज़, हमने पहले भी अपने शो पर बहुत बात की है, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ होते हैं, तो 300, 350, अब 400 भी चला जाता है, 450 भी चला जाता है। इंतहाई मुज़र सेहत है ये। अब इसको रोकने के लिए लाहौर पंजाब हुकूमत इकदाम तो कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि फसलों की बाकियात जलाई जा रही हैं भारत की तरफ से, और वो जो हवा आ रही है उसकी वजह से पोल्यूशन हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा भी कंट्रीब्यूशन इसमें है, और हम भी उस तरीके से इंतजामिया वो इकदाम नहीं उठा पा रही है जो उठाने चाहिए ताकि स्मॉग को काबू किया जा सके, माहौलियात को थोड़ा बेहतर बनाया जा सके। अब ये एडवाइजरी भी जारी की गई है लोगों को कि भाई अपने खिड़कियां दरवाजे घरों के बंद रखें और स्मॉग से बचने की खुद ही कोशिश की जाए, वरना एंटी स्मॉग गन वगैरह और ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई खातिर खा रिजल्ट हमें नजर नहीं आ रहा। तो माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ एक मतलब प्रायोरिटी बेसिस पर दुनिया भर में एक अहम मुद्दा है, और इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है। क्लाइमेट चेंज, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए, और मुल्क इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है सूरत हाल, ये कहाँ तक पहुँचेगी। हमें अहमद सगीर साहब ने ज्वाइन किया है जो कि एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने वक्त दिया हमें। मुझे बताइएगा कि ये हमें हर साल इस तरह की कैफियत देखने को मिलती है जब भी मौसम तब्दील होता है, स्मॉग की सूरत हाल, तो क्या ऐसे इकदाम किए जाएं कि हमारी शहरियों की जान छूटे इससे और कुछ बेहतर हो, माहौलियात की एयर क्वालिटी इंडेक्स कम आए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे ही आते रहते हैं हम इस पे। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ अर्से से मुसलसल इसके ग्राफ में जो है वो इजाफा हुआ है, और उसकी वजह यह है कि हुकूमतें संजीदा नहीं हैं। हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, सूबाई हुकूमतें जो हैं वो इसके बारे में कुछ संजीदा रवैया नहीं रखती। फेडरल गवर्नमेंट की तो प्रायोरिटी नहीं है, उसके तो मसाइल ही और हैं, उनको तो और तरह के पंगे हर वक्त पड़े रहते हैं। सो एक पोलिटिसाइज सोसाइटी जिसके अंदर हर बंदा जो है वो पॉलिटिक्स पे बात करता है, सियासत पे बात करता है, उनको अपने बाकी इश्यूज का उस तरह से ना तो इदराक है, ना पता है, ना ही उनको अंदाजा है कि उनके साथ क्या हो सकता है। आपको पता है 1952 में लंदन के अंदर इतनी स्मोक थी कि उसके नतीजे में तकरीबन 12,000 लोग मर गए थे। अच्छा, आप जरा 1960 और 70 की दहाई देखें तो जापान में बहुत ज्यादा स्मोक हुआ करती थी, जापान ने उस स्मोक पे काबू पाया। 2010 से 2014 के दौरान जो है चाइना के अंदर इतनी स्मोक थी कि बीजिंग के अंदर सांस लेना मुहाल था, और आज जो है उन्होंने 52% जो है वो स्मोक खत्म कर दी है अपने एरिया से, और उनको नीला आसमान नजर आता है। पाकिस्तान के अंदर ये चीज नहीं है, और क्यों नहीं है उसकी वजह कुछ जो आपने अपने इंट्रो में भी बताई कि हमारे यहाँ फसलों की बाकियां जलाई जाती हैं, हमारे यहाँ गाड़ियों का धुआं है, हमारे यहाँ जो है वो आप देखें पाकिस्तान के अंदर 2.5 से 3 करोड़ बाइक्स चल रही हैं, और सारी की सारी मोटर बाइक्स जो है जो कि पेट्रोल के ऊपर चलती हैं, ये धुआं छोड़ती हैं और बेतहाशा धुआं छोड़ती हैं। हमारे यहाँ आज भी डीजल से के ऊपर जो है वो गाड़ियां चल रही हैं, और जो डीजल गाड़ी है इसका कंपैरेटिवली धुआं जो है वो ज्यादा होता है।
हमारे यहाँ आज भी शहरों की एक्सपेंशन हो रही है, और जिस तेजी से शहर बढ़ रहे हैं, आपको ईंटों की जरूरत जो है, हमारे पास अल्टरनेट नहीं है, ब्लॉक्स नहीं बनते, ईंटें लोग लगवाना ज्यादा बेहतर समझते हैं और ज्यादा उनको लगता है कि ये महफूज है। तो ईंटें जो है वो अल्टीमेटली भट्टों पे बनती हैं, और भट्टे जो है वो धुआं छोड़ते अच्छा, हैं। ये जो आपने मुझे ये जो बात की है कराची में, इसीलिए ये इतनी ज्यादा बदतरीन सूरत हाल नहीं है कि यहाँ ईंटों के भट्टों का देंगे, यहाँ ब्लॉक्स का, तो ये तो किया जा सकता है ना, ये क्यों नहीं करती है हुकूमत? ये बिल्कुल आपकी बात बजा है। दूसरा ये कि कराची के एक तरफ जो है बहुत बड़ा समंदर है, और समंदर की अपनी हवाएं आती हैं, और वो जब समंदर की हवाएं आती हैं तो वो चीजों को अंदर की तरफ ले आती हैं। सो बिल्कुल वहां पे कराची में आपको पोल्यूशन जो है वो कम नजर आएगी। और हालांकि कराची में भी बहुत गाड़ी है, कराची में भी बहुत सारे बाइक्स हैं, कराची में भी, लेकिन भट्टे ना होना भी एक बहुत बड़ा उसमें जो है वो उसमें कहा जा सकता है। ये बात आपकी बिजा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब देखिए पंजाब के अंदर स्पेशली, पंजाब में इन्वायरमेंट जो है, जो वो हमारा कभी भी इन्होंने उसके बारे में संजीदा रवैया रखा ही नहीं है। अब देखिए वो जो गन्स ले आए, स्मोक गन्स, मुझे बताएं स्मोक गन से क्या होगा? इसमें यकीनन लोगों ने कमीशन कमाया होगा, पैसे बनाए होंगे, और बस उसके अलावा जो है मुझे तो इसकी कोई ऐसी यूटिलिटी नजर नहीं आई। स्मोक बढ़ रही है, हालांकि बावजूद इसके कि स्मोक गन जो है वो, तो ये जो एडवाइजरी है, यानी ये हेल्पलेसनेस है इंतजामिया की तरफ से कि शहरियों को कहा जा रहा है खिड़कियां दरवाजे बंद करें, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इकदाम करने को कुछ नहीं है। तो वो जो ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है और वो ईवी व्हीकल्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये तो लॉन्ग टर्म, ये तो बेसिस पर आज से शुरू करेंगे तो 5 से 8 साल हमें ये भुगतना पड़ेगा। ये बात ठीक है, ये बात ऐसी ही है कि स्ट्रेटजीज तो ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म ही बनती है। चाइना ने जब उनके ऊपर आया था तो उनको 10 साल लगे थे अपने मामलात को ठीक करते हुए। सो पाकिस्तान में भी ये चुटकी बजाते ही काम नहीं होना है, इसके ऊपर वक्त लगता है। लेकिन अगर आज से हम शुरू करेंगे तो हो सकता है 10 साल के बाद जो है हम इस काबिल हो जाए कि हमारे यहाँ स्मोक ना रहे। और ये स्मोक होती क्यों है? देखिए हर साल हमारे यहाँ फोग हुआ करती थी। जी। फोग के अंदर जो है जैसे जैसे स्मोक, उसके अंदर धुआं मिलता गया, गर्दो गवार और बाकी चीजें मिलती गई, तो वो स्मोक बन गई। अच्छा, अब ये स्मोक जो है ये फेफड़ों को कितना इफेक्ट कर रही है? आप देखें पंजाब के अंदर अस्पतालों की जरा हालत देखें, तो सर्दी से लोग मर रहे होते हैं, और उसके ऊपर जो है उनके पास खाने के नहीं है, और दूसरा जो है उनको आप जो एयर दे रहे हैं, जो हवा दे रहे हैं, वो भी कोई इतनी खालिस नहीं है, उसके अंदर भी जो है वो स्मोक जो है वो उसके अंदर अटा हुआ है। सो हमारे यहाँ फेफड़ों की सूरत बहुत ज्यादा अहमद साहब, अभी यानी वॉर फुटिंग्स पे क्या इक़दाम करने की जरूरत है? देखिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें करनी पड़ेगी वो ये है कि अपनी जितनी भी गाड़ियां हैं उनको हमें फौरी तौर के ऊपर जो है वो ग्रेजुअली बाइक्स को एटलीस्ट जो है, पंजाब के अंदर कुछ 1.25 करोड़ से ज्यादा बाइक है, और लाहौर के अंदर आप देखें 30-35 लाख बाइक चलता है। सो इन सारे के सारे बाइक्स को आप खत्म करने की पॉलिसी हो कि जी कोई बाइक आज के बाद नहीं चलेगा, आपके इलेक्ट्रिक जो बाइक्स हैं उनके ऊपर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। और दूसरा, डीजल गाड़ियां बंद करनी पड़ेंगी। यहाँ पे क्या होता है कि वो जो एक गंदा मोबाइल ऑयल डालते हैं, जो इंजन ऑयल है वो धुआं छोड़ता है, और इनको जो है उसके ऊपर अपना चेक जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस का एक बहुत बड़ा इशू है। फिर उसके बाद ये है कि हमें जो फसलों की बाकियात जो हमारे यहाँ भी जलाई जाती हैं, हम कहते हैं इंडिया जला देता जी, वो इधर आ जाता है धुआं, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ भी यही होता है। आसान लगता है। बिल्कुल, आपसे तफसीली तौर पर हम इस पे जरूर आने वाले शोज में डिस्कस करेंगे। फसलों की बाकियात जलाना ये खत्म करना पड़ेगा, ईंटों के भट्टे, बाइक्स को हमें इलेक्ट्रिक पड़ेगा, तो ये सारे इकदाम हैं और ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर ही हो पाएंगे, लेकिन अभी शहरियों को भुगतना पड़ेगा ये। अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हेडलाइंस होंगी, हेडलाइंस के बाद शो को कंटिन्यू करेंगे और बहुत से अहम इश्यूज हैं आपको बताने के लिए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक राइज एंड शाइन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, दुनिया जो है उसमें एनिमल राइट्स की बड़ी बात होती है, ह्यूमन राइट्स की, विमेन राइट्स की तो जाहिर है वो तो टॉप प्रायोरिटी है और उस पर भी बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज है, लेकिन एनिमल राइट्स को लेकर भी दुनिया में कहीं भी आप देखें कि अभी जू के जो मामलात हुए थे इस पर बहुत ज़्यादा एक ये इंटरनेशनली ये खबर बन जाती है। तो जहाँ भी इस तरह होता है या गलत तरीके से एनिमल्स को रखने का, उनका नेचुरल हैबिटेट में नहीं रखा जा रहा होता, या फिर दीगर जो उनको ज़रूरियात होती हैं वो पूरी नहीं की जाती हैं, सफाई सुथराई के मामला हैं और सारी चीज़ें, या फिर स्ट्रे डॉग्स से मुतालिक हमने बहुत देखा है कि जो कैंपेन चलती है उनको मारने की, उस पर भी जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा वोकल होते हैं, बड़ी तनकीद भी की जाती है, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटाइजर हो। लाहौर में क्या हुआ जनाब, दाता दरबार तोसी मंसूबे के तहत 30 साल से कायम परिंदा मार्केट जो थी, बर्ड्स की मार्केट थी, वो गिरा दी गई।
दुकानदारों ने इल्जाम लगाया है कि रात के वक्त दुकानें गिराने से उनके कई कीमती परिंदे और जानवर भी मलबे तले आकर मर गए हैं। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर लाहौर मूसा रजा और तर्जुमान एलडीए ने इस इल्जाम की तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन से काबिल सामान और परिंदे बाहिफाजत मुंतकिल कर दिए गए थे। लाहौर का इलाका भाटी गेट, जहां महकमा औकाफ की जमीन पर 30 साल से परिंदा मार्केट कायम थी, और जो मार्केट में जिनकी दुकानें थी वो ये कह रहे थे कि बगैर नोटिस के ये दुकानें गिरा दी गई हैं और उनके परिंदे और जानवर वहां पर मौजूद थे और मलबे तले दब गए। अब जब ये हुआ, सारा ये कार्रवाई हुई तजावुजात के खिलाफ और ये खबर फैली, जंगल की आग की तरह फैल गई और उसमें बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ। हमें ज्वाइन किया है सबना कमाल ने लाहौर से, और उनसे जानेंगे कि ये क्या मामला है। और हमें नादिया हुसैन साहब भी ज्वाइन करेंगी, जो कि फेमस मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं और बहुत ज़्यादा वोकल हैं सारे मामला को लेकर। लेकिन सबसे पहले सबना कमाल की तरफ बढ़ते हैं। सबना, मुझे बताइए कि ये कैसे एलडीए ने कार्रवाई कर दी ऐसे मौके पर जहां बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं, सोशल मीडिया है और परिंदों के, जानवरों के हुकूक की बात होती है। तो क्या एविडेंस क्या बता रहा है, आई विटनेस क्या बता रहा है, दुकानदारों का क्या कहना है और इंतजामिया क्या कह रही है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है और जहां भी तजावुजात नज़र आते हैं उसे गिरा दिया जाता है। और ये जैसे कि आपने बताया कि दाता दरबार के बिल्कुल सामने ये परिंदा मार्केट है जो कि 30 साल से कायम किए गए है, और ये महकमा औकाफ की जो है ये ज़मीन थी, जिसे फिर बाद में 165 के करीब बताया जा रहा है कि यहाँ पर दुकानें थी। ऑपरेशन के बाद इसे जो है वो मस्मार किया गया, और ये ऑपरेशन जो है बुध की रात को जो है वो एलडीए की जानिब से किया गया। जबकि हमारी यहाँ जब दुकानदारों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि इन्होंने बगैर नोटिस के जो है ये ग्रैंड ऑपरेशन किया है, और जब भी इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं तो सबसे पहले नोटिस दिया जाता है और ये बताया जाता है कि इतने दिन आपके पास है और ये जगह जो है वो आप लोग खाली कर दें। लेकिन जब यहाँ पर ये ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ गर्दिश हुई, जिसमें ये दिखाया गया कि मलबे तले जो है कई परिंदे जो है वो दब चुके हैं। और बाद में जब हम भी मौके पर पहुंचे तो हमने देखा कि कुछ मरे हुए परिंदे हमें भी यहाँ मलबे तले दिखाई दिए, नज़र आए। तो जब हमने दुकानदारों से बात की तो उनका यही कहना था कि इन्होंने आकर अचानक ऑपरेशन किया, हमने इनको रोकने की भी कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके और इन्होंने तमाम तर दुकानों को जो है मस्मार कर दिया। और इसी तरह जब टीपा और एलडीए से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मस्मार करने से पहले जो है हमने इनको नोटिस दे दिए थे, तमाम तर परिंदों को, जानवरों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। दुकानें खाली करवाने के बाद जो है फिर हमने इस जगह को जो है वो मस्मार किया। और अब जो है अगर मेरा कैमरामैन जाहिद आपको दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर क्रेने, ट्रैक्टर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से जो है तकरीबा है और जो यहाँ पर मरे हुए जानवर मौजूद थे, परिंदे मौजूद थे, उन्हें अब तो हटा दिया गया है और इस जमीन को जो है वो प्लेन कर दिया गया है। और अभी भी यहाँ पर जो है वो काम जारी है। ये लाहौर की जो है सबसे पुरानी परिंदा मार्केट थी और यहाँ पर दूर दराज पुरानी परिंदा मार्केट थी जहाँ पर ये कार्रवाई की गई है तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। बहुत शुक्रिया समना, आपने हमें वक्त दिया और रिपोर्ट किया। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन अपनी जगह, इसको कोई ज़ाहिर इसको सपोर्ट ही करते हैं क्योंकि गैर कानूनी तजावुजात होती हैं और अगर गैर कानूनी थी तो गिरा देनी चाहिए थी। लेकिन एक एसओपी होता है, एक तरीक़ाकार होता है, आप नोटिस देते हैं, आप पहले सेव करते हैं, जानवरों को वहां से निकालते हैं, लेकिन यहां पर एविडेंस मौजूद है और फिर आप डिनाई कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है नादिया हुसैन साहबा ने। नादिया साहबा गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक जी, मुझे बताएं कि इतनी यानी इतना डिसेंसिटाइज हम एज एन इंडिविजुअल तो छोड़े, हुकूमती सतह पर, इंतजामिया की सतह पर हमें और ऑडेसिटी देखें कि वो ये कह रहे हैं कि डिनाई कर रहे हैं, यानी वीडियो एविडेंस मौजूद है, अभी हम भी दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, नोटिस भी दिया है, बाहिफाजत भी निकाला है जानवरों को। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नोटिस जरूर दिए गए होंगे, मोस्ट सर्टेनली, ये कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि नोटिस नहीं दिए गए हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं हैं कि उन्होंने खुद जो है वो इतनी मेहनत करके और सारे परिंदे निकाल कर, क्योंकि जाहिर है दुकानों के अंदर जो है वो ताले भी लगे हुए होंगे, सो हाउ आर दे सपोज्ड टू रीच ऑल दोज स्टोर्स एंड वो कैसे खोलकर, और उनके पास इतना, मतलब ना सिर्फ वहां पे परिंदे थे, वहां पे कुत्ते बिल्लियां होंगे, वहां पे जो है वो और ज्यादा एग्जॉटिक किस्म की भी एनिमल्स होंगे, आई एम प्रीटी श्योर।
कि जो किस तरीके से उन लोगों ने मुंतकिल किया होगा, किसका जानवर कहाँ पे, कौन सा जानवर, और वो कितने केजेस में, और वो कैसे उठा के लेके गए हैं। ये इट्स इम्पॉसिबल, मतलब ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज है कि इतने ज्यादा परिंदे या इतने ज्यादा जानवर उन्होंने खुद जो है वो कहीं और मुंतकिल किए हैं। तो एक तो माली नुकसान भी नादिया साहिबा, ना माली नुकसान भी हुआ, जानी नुकसान भी हुआ, इंटरनेशनली हमारा जो परसेप्शन बना वो भी आपको पता है क्या बना होगा। तो आप क्या, ये माइंडसेट क्या है? या तो शुरू से ही हमारी ऐसा तरबियत का हिस्सा नहीं है, हमारी नॉर्म्स का कोई हिस्सा नहीं है कि हुकूमती सतह पर इस तरह के काम हो जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल वही मसला है। आई मीन ये भले नोटिस दिए गए हों, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी नोटिस दिए कि जी उनको दुकानदारों को बोला कि जी आप हटाएं यहाँ पे, लेकिन भले वो बुलडोजर्स के साथ बाहर आ जाते, लेकिन इस तरीके से बुलडोजर कर देना, उन जानवरों समेत बुलडोजर कर देना, अगर वहां पे एक भी जानवर मौजूद था तो आपने जानते बूझते वो जानवर जो है वो आपने उसको कुचल दिया। यहाँ पे ऑफ कोर्स हम तो जानते हैं कि जी इंसानों की तो बिल्कुल भी जो है ना वो जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जानवर, मतलब जानवर तो बेजुबान है, वो उसने क्या यहाँ उसकी गलती है। लेकिन हमारे यहाँ का जो माइंडसेट है वो यही है कि जी कुत्ते को जो है वो पत्थर भी मारो, और बिल्ली को जो है वो अगर तंग कर रही है तो उठा के छत से फेंक दो उसको। दिस इज आवर सिक मेंटालिटी कि हम लोग को बिल्कुल भी किसी किस्म का, खास तौर पे बेजबानों के लिए किसी किस्म की भी कोई हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं। और देखिए ज्यादा इसमें कंसर्न हम इसलिए है कि इंडिविजुअल की सतह पर तो लोगों की अपनी अपनी ज़ाहिर तरबियत का हिस्सा होता है, वो नहीं होते बहुत से लोगों को जानवरों के लिए। लेकिन जब इंतजामिया की सतह पर, एडमिनिस्ट्रेशन की सतह पर इस तरह के इकदाम किए जाए तो ये इट्स ऑब्वियसली अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, लाइक आई सेड कि ये मतलब कि ये इंतजामिया 100% आई होगी बाहर, और 100% उन्होंने देखा होगा कि हाँ जी अभी तक इन्होंने खाली नहीं किया, नोटिस देने के बावजूद खाली नहीं किया है। लेकिन अगर वो आके बुलडोजर वहां पे लगा के खड़े भी हो जाते, I mean, there has to be, खास तौर पे जहां पे बेजुबान एक जानदार चीज की बात आती है, तो मतलब आप बिल्कुल जानते बूझते इस तरीके से किसी चीज का कत्ल कर देना इज जस्ट। और देखिए इसका ये भी पहलू है ना नादिया साहिबा, आप तो यानी आपकी फील्ड जो है, हम कहते हैं कि भाई म्यूजिक और आर्ट और ड्रामा, ये सब कुछ एंटरटेनमेंट, ये आपका पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करता है और आप दिखाते हैं कि भाई हम एक टॉलरेंस से भरपूर मुआशरा है, अकोमोडेटिव है, हम यहाँ पर हार्मनी है। तो देखिए ये भी इसका कितना नेगेटिव पहलू है कि इंटरनेशनली मैसेज क्या जा रहा है आपके मुल्क का। देखिए इंटरनेशनली तो मुझे लगता है कि हमारा इमेज जो है ना बद से बदतर ही होता जा रहा है, और इन चीजों की वजह से और ज्यादा जो है ना हमारा एक बहुत ही घटिया और बेहिस किस्म का हमारा इमेज जा रहा है। एंड ऑनेस्टली आई फील दैट वी रियली डोंट केयर अबाउट इट। मतलब कि जो इंतजामिया लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे जो हमारी जो परसेप्शन है दुनिया के सामने, वो क्या परसेप्शन जारी है, हम किस किस्म की कौम जो है वो लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, हम ऐसे लोग हैं, हम ऑनरेबल लोग हैं, हम नहीं हैं, हम किसी की कदर करते हैं, हम इंसानी या कोई किसी जानदार की जान की कदर करते हैं। और यहाँ तो देखिए गलती भी तस्लीम नहीं की जा रही ना। एक तो वैसे ही आप देखें इसका कॉम्पनसेशन क्या हो सकता है, एक जान का कॉम्पनसेशन क्या हो सकता है, ठीक है, वो भी इररिपेयरेबल लॉस आपने कर दिया, और फिर आप यू आर इन ए स्टेट ऑफ डिनायल, आप कह रहे हैं ऐसा हुआ ही नहीं है। बिल्कुल लाइक आई एम सेइंग कि आई मीन जस्ट एब्सोल्यूट zoned out एक है बिल्कुल कंप्लीट, जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल घटिया और बेहिस किस्म का एटीट्यूड है कि चोरी सीना जोरी वाली चीज है कि भी गलत काम करना है, और गलत काम मतलब ये गलत काम चोरी वाला काम नहीं, गलत काम इसके आपने
लाखों रुपए के जो परिंदे हैं या जो जानवर 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 अगर वो जानवर अगर उसकी 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 सिर्फ उसकी कीमत ये नहीं है कि हाँ जी वो तोता कितना महंगा था, वो 4 लाख का तोता था, वो 5 लाख का तोता था, वो उस तोते की जान भी थी। वो इमोशनल अटैचमेंट, वो एसोसिएशन उसके बारे से। अच्छा नाज़िर साहब, ये तो इस पर तो हमने बात कर ही ली, लेकिन आजकल जो ये सारे सोशल मीडिया की वजह से जो बड़े मामलात ख़राब हो रहे हैं, अभी सबा कमर के बारे में एक जर्नलिस्ट ने बात कर दी और फिर उन्होंने उनको नोटिस भी दे दिया। आप भी यू हैव बीन थ्रू ऑल दिस, मैंने वो जो पूरा मामला सारे, तो क्या कहेंगे, कोई इसका कोई कवानीन, कोई ऐसी रेगुलेशंस बननी चाहिए कि आप उठते वन सिंगल डे यू वोक अप और आप यू स्टार्टेड डिफेमिंग स्टार्स हमारे और सारी चीजें, ये कैसे रुकेगा सिलसिला? मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल जो है वो सबा ने सही कदम उठाया है। जिस किस्म की बातें उसके बारे में हुई और अब सब बल्कि सबा ने जो है वो और लोगों के बारे में भी पॉइंट आउट किया है कि वो जो इंसान है उन्होंने जो है मैं खालिद फिजा अली के बारे में भी बोला है, उसने सना यूसुफ जो इनफैक्ट मर गई है बच्ची उसके बारे में भी बोला है, और भी एक दो लोग हैं जिनके बारे में गलत चीजें बोली हैं। और जिस धड़ल्ले से बोलिए, मुझे इस चीज की हैरत है, इस चीज की मुझे हैरत है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि समबडी जो कि आप इतने करीबी भी अगर किसी के इतने कोई रिश्तेदार, कोई बहुत ही आप करीबी किसी के दोस्त होंगे, तब भी जो है वो आप इस किस्म की घटिया किस्म की बातें किसी और के बारे में नहीं करेंगे। आई मीन इट इज अनबिलीवेबल, अगेन ओनली फॉर क्लिक बेट, ओनली फॉर व्यूज, only to become controversial, only कि जी to stay relevant, कि जी मुझे जो है वो पता है और मेरे से ये खबरें आप जो है वो जान सकते हैं और मेरे से ये डिस्कशन करें। It is just ridiculous, this sense of validation या this sense of ये क्या है, एक relevant और in रहने के लिए इस किस्म की बकवासें लोगों के बारे में करना, it is अनबिलीवेबल, अनथिंकेबल। कोई दोस्त तो कभी भी मर के नहीं करेगा और दुश्मन भी जो ना वो मुझे लगता है कि 1000 दफा सोचना चाहिए, दुश्मन को भी 1000 दफा सोचेगा इस किस्म की घटिया बात। और मुझे बताएं नाज़िर साहब, आपने ऑब्जर्व किया कि टेंडेंसी है क्या, दोनों एक्सट्रीम्स है ना, एक तो इन्होंने बगैर किसी एविडेंस के बात कर दी और वो क्लिक बेट के लिए जो कुछ भी, लेकिन एक तरफ आपके एक्टर्स में भी लोग कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, जैसे जाहिद अहमद की स्टेटमेंट अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, फिर उन्होंने उस पर अपॉलॉजी भी की है, लेकिन वो कंडीशनल सी कुछ अपॉलॉजी मुझे लगी। उन्होंने पहले तो कह दिया कि सोशल मीडिया जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो ये भी तो एक एक्सट्रीम है ना। यहाँ से भी आपकी तरफ से जो मीडिया के लोग हैं वो किसी भी सूरत अकोमोडेट करने को तैयार नहीं है, वो सोशल मीडिया को गार्बेज समझते हैं, वो कहते हैं क्रैप है ये, कोई कंटेंट नहीं है, तो ये भी तो जरा एक एक्सट्रीम है ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो तो एक ही इंसान था ना जिसने इस किस्म की बात कही। इट वाज नॉट रियली पर्टिकुलरली टारगेटिंग वन पर्सन, उसने किसी का नाम लेकर तो कुछ ऐसी बात नहीं कही ना। इवन दो कि जो उसने बोला वो गलत बोला फॉर श्योर, क्योंकि इस तरीके से आप ओवर एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट आपने दे दी कि हाँ जी कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो जहन्नुमी हैं, तो ये तो बिल्कुल ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना इज अनथिंकेबल कि आप किस तरीके से जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे के आपने हर कंटेंट क्रिएटर को जहन्नुमी बना दिया। लेकिन पिन पॉइंट करके किसी एक इंसान के बारे में इस किस्म की बात नहीं कही, यहाँ तो पिन पॉइंट करके एक इंसान के बारे में इस तरीके से बात कर रहे हैं और इतने धड़ल्ले से और इतने कॉन्फिडेंस से। और आई मीन जिस किस्म की बातें, जिस किस्म का लहजा, जिस किस्म का कॉन्फिडेंस इस किस्म की बात करने से पहले, इट इज अनबिलीवेबल कि आप इस किस्म की बात, और वो भी सबा के बारे में जो बात बोली है, वो तो बड़ी आसानी से ये कह दिया कि हाँ जी जो जर्नलिस्ट था जिसने ये बात बोली वो तो जर्नलिस्ट भी मर गया है। अब अगर आप जर्नलिस्ट की, एक मरे हुए जर्नलिस्ट की ऐसी आप बात कह रहे हैं, तो वो भी तो एक गलत बात है ना कि हम तो कहते हैं कि जी इंसान की जो है वो गुनाहों को जो है वो नहीं खोदना चाहिए। आपने उस मरे हुए जर्नलिस्ट की बात सही थी गलत थी क्या थी, लेकिन एक गलत बात थी, चाहे वो सही भी हो, लेकिन आपने क्योंकि अब वो इंसान मर गया है, अब कोई उसकी जो है ना वो तहकीक नहीं हो सकती है, आपने उस बंदे को कोट करके बोला
हाँ जी, ये उसने बोले ऐसी बात, वो तो मेरा बहुत करीबी दोस्त था, उसने ऐसी बात बोली है। सही। अच्छा, अब थोड़ा सा ये तो बहुत एक्सट्रीम पे जा रहे बयानात। कराची और लाहौर की भी एक चलती रहती है ना, तो वो भी जरा मैंने कहा आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊं मैं कि आपका व्यू पॉइंट क्या है इस पर भाई। सबा कमर ने इंटरव्यू में कह दिया कि कराची के बारे में कोई बात हुई, चाहे वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही लोग कह रहे हैं कि कर दिया, लेकिन वो ये कहते हैं कराची में वो रहना नहीं चाहते, उन्हें लाहौर उन्हें पसंद है, उन्हें इस्लामाबाद पसंद है। तो आपकी क्या प्रेफरेंस है? देखिए, आई थिंक होम इज होम नो मैटर व्हाट। आई कैन नेवर लिव इन लाहौर, क्योंकि वो वाला जो है ना, एक वो घर वाली जो फील है वो नहीं आती है, यू नो, एक ओनरशिप वाली फील है, घर वाली फील। आप एक शहर से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि हाँ यार, ये जो भी है शहर अच्छा है, बुरा है, गंदा है, जैसा भी है, यू नो, हम लोग अपने घरों में रहते हैं और हम लोगों को पता है कि भाई हमारा अपना जो घर होता है, हमें अपने घर की मेंटेनेंस करनी होती है और हमें जो है वो उसका पेंट और उसका गटर भी साफ करवाना होता है और वो सारी चीजें करनी होती है ताकि हमारे अपने जो घर है वो रहने के काबिल रहे। पेंट भी कराना है, लकड़ी का काम भी कराना है, कभी दीमक लग जाती है, तो बहुत सी चीजें होती हैं। सो ऑफ कोर्स हमें मेंटेनेंस अपने घर की करनी है, लेकिन सेम वे जब आप किसी जगह से जुड़े हुए होते हैं एंड यू नो दैट्स योर होम, यू रियली कांट थिंक कि आप इस तरीके से यू नो किसी और शहर में चले जाएं। मैं तो सिर्फ लाहौर की बात ही कर रही हूँ, मैं तो ना इस्लामाबाद, ना मुल्तान, ना सियालकोट, ना गुजरांवाला, ना न्यूयॉर्क, ना लंदन, ना कहीं और मुल्क में जो है वो मैं रह सकती हूँ, क्योंकि अगेन आई मीन पाकिस्तान इज होम, कराची इज होम, लेकिन जहां पे मेरा अपना घर अगर गंदा हो रहा है और मेरे अपने घर को मेंटेनेंस की नीड है और मेरे अपने घर में प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उन प्रॉब्लम्स को फेस करूंगी और मैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात भी करूंगी कि हाँ जी बिल्कुल ये प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे मुझे ये दुश्वारी आ रही है। जहां पे हम पहले भी बहुत दफा मैं बोल चुकी हूँ, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, मैं बहुत दफा बोल चुकी हूँ खास तौर पे कराची से रिलेटेड कि कराची जो है वो एक बहुत ही, इट्स नॉट जस्ट कि जी हवा की वजह से बदबूदार है, नहीं, हवा की वजह से सिर्फ बदबूदार नहीं है। यस, बदबूदार अगर समंदर की हवा की वजह से हो रहा है, लेकिन कचरा इतना है कि इस वजह से बदबूदार है। जब कचरे का जो है वो सही तरीके से उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है और कचरे के ढेर हर तरफ पड़े हुए हैं, और अब तो और ज्यादा कचरा जो है वो फैल रहा है और यू नो उड़ रहा है और इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। बहुत काम भी हो रहा है, बहुत कोशिश हो रही है कराची को सही करने की, लेकिन दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यू। आप बहुत ही मतलब आपका जो व्यू पॉइंट है खुल के आप बयान करती है और ये अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया नादिया साहब, आपने वक्त दिया। और ये एक सीरियस के परिंदों से मुतालिक था और कुछ सोशल मीडिया की स्टेटमेंट्स वगैरह उन पर भी हमने उनसे जाना कि उनका क्या मौक़िफ़ है। तो एक ब्रेक हमने लेना है राइज एंड शाइन में, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो जरा क्रिकेट की बात होगी कि क्रिकेट में क्या हो रहा है। एनालिस्ट हमारे साथ होंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। अब क्रिकेट की बात हम करेंगे। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दी। होम सीरीज थी हमारी, लेकिन साउथ अफ्रीका को, प्रोटियर्स को शिकस्त देना कोई आसान बात नहीं है। अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स को हरा सकते हैं। ये और बात है कि साउथ अफ्रीका की अभी वो पूरी टीम नहीं थी, उसमें 5-6 लड़के मिसिंग थे जो एक्सपीरियंस लड़के थे, और फाइनल में ये नजर आया हमें, इससे पहले 2 मैचेस में भी नजर आया कि साउथ अफ्रीकन उतना अच्छा नहीं खेले जितने वो माने जाते हैं, जिससे जाने जाते हैं। लेकिन ये कि पाकिस्तान के लिए इट्स अ गुड साइन, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान ने ज़ाहिर जीतना शुरू किया है। फिर पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप भी अभी आ रहा है, फिर अभी सीरीज है श्रीलंका से, फिर ट्रायंगुलर एक सीरीज भी पाकिस्तान ने खेल ली है। तो शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी कैसी है, पाकिस्तानी बैटर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलिंग चेंजेस जो की हैं, या फिर हमारे स्पिनर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इस पर हम सब पे बात करेंगे। सलमान बट ने हमें ज्वाइन किया है, एक्स क्रिकेटर हैं, और कौन नहीं जानता सलमान बट को, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, और जिस तरीके से कवर ड्राइव यूजिंग हिज फीट वो हमें याद ही है और बड़ा अप्रिशिएट भी मैं तो, क्योंकि मैं भी एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। सलमान गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू जी। सलमान, क्योंकि आप पाकिस्तान के कैप्टन भी रह चुके हैं, आपने सर्व किया है, तो सबसे पहले हम शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी से बात करते हैं। जो चेंज हुए हैं कैप्टन, रिजवान को हटाया गया, ये सही फैसला है?
इस सीरीज में तो खैर नजर आया। आपने इस सीरीज में कैप्टनसी देखी शाहीन आफरीदी की? देखिए, आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट, कीपिंग इन माइंड के 50 ओवर मैचेस थे और जाहिर है आप शाहीन एक नया कैप्टन है, वो इज ऑब्वियसली उसकी जो लेगेसी है वो पीएसएल के चैंपियनशिप्स हैं जहाँ पे T20 के फॉर्मेट में उसने 2-3 टूर्नामेंट जीते हैं और वहां पे उसने एज अ कैप्टन आई थिंक ही इज डन रियली वेल। काफी प्रेशर गेम्स उसने जीते हैं, लेकिन वनडे के अंदर अभी मूविंग इन इट्स अ टू स्मॉलर सैंपल साइज के यहाँ से हम कैप्टनसी पे बात करें, क्योंकि कोई टैक्टिकल डिस्प्ले वाली जगह पर मैच कोई गया नहीं। इनफैक्ट अगर हम इस मैच को देखें, इस सीरीज को देखें, तो पहले मैच में जब ओवरकास्ट कंडीशंस थी तो हमने टॉस जीत के सेकंड बैटिंग कर ली, जबकि ओवरकास्ट में ड्यू नहीं आती। और सेकंड मैच के अंदर हमने धूप में हवाबाद में टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली, जबकि बाद में ओस आ गई। तो दैट मीन्स के जो डिसीजन करना था कि पहले खेलना है बाद में खेलना है, आई डोंट नो वेदर इट केम फ्रॉम हिम या कोच या किसकी तरफ से, दैट कुड हैव बीन बेटर मेड। और ये भी किया जा सकता था, अगर सही होता तो शायद पाकिस्तान पहले ही दोनों मैचेस जीत जाता। बहरहाल आई थिंक इट्स अ न्यू स्टार्ट, इट्स अ गुड स्टार्ट, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। हाँ, टू अर्ली टू। मुझे बताएं कि आपने फैसलाबाद की विकेट को कैसे देखा, क्योंकि हमने तो काफी इंजॉय किया, बाउंस भी था उस पे बॉल टर्न भी हो रहा था, यानी हर लिहाज से एक अच्छी एंटरटेनिंग विकेट थी। आपने कैसे देखा इसको? देखिए, विकेट्स को मोल्ड किया जा सकता है उसकी ड्राइनेस के ऊपर, उसके वाटर कंटेंट के ऊपर, उसको रोल कितना करेंगे, बाइंडिंग कितनी अच्छी है, कितना खुला छोड़ते हैं। तो पहला मैच जो था स्पिनर्स को असिस्ट कर रही थी, सेकंड मैच में काफी ट्रूथ थी जिसका आपने जिक्र किया कि बाउंस था, बॉल तेज आ रहा था, उसमें साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने आउट भी किया और उनके बैट्समैनों ने आसानी से स्कोर कर लिया। तीसरे मैच में फिर हमने स्लो विकेट बनाई, स्पिन विकेट बनाई। सलमान से गालिबन राबता मुनक़ता हो गया। तो खैर अभी तक की जो हमारी बात हुई है वो यही कि आफरीदी को कैप्टन बनाया, वो कह रहे हैं कि एक अच्छा ये तब्दीली है, लेकिन ये कि देखना होगा। अभी टैक्टिकल कोई ऐसा मौका आया नहीं है इस सीरीज में कि जहां एक टेस्ट हो शाहीन आफरीदी कप्तानी का, यानी कि बड़ा कोई क्लाइमैक्स आ गया हो या फिर क्रूशल कोई सिचुएशन हो या ऐसी नेल बाइटिंग सी सिचुएशन बन गई हो या फिर वहां पर बॉलिंग चेंजेस क्या करनी है वो मैटर कर रहा हो, फील्ड प्लेसमेंट कोई एग्रेसिव फील्ड प्लेसमेंट करनी हो, शफल करना हो बैटिंग ऑर्डर में या बॉलिंग ऑर्डर में, तो ये अभी देखना होगा। तो आगे चलकर शाहीन आफरीदी कैसा खेलते हैं ये। अच्छा, फिर विकेट आगे एक बार फिर आगे। जी सलमान, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं यही बता रहा था कि थर्ड मैच में जब पाकिस्तान के ज्यादा सूटेबल पिच थी तो फिर आपने देखा साउथ अफ्रीका रियली हैड नो आंसर टू द स्पिन बॉलिंग और उसके ऊपर एडजस्ट करना उनके लिए मुश्किल था। हालांकि नए बॉल पर स्टार्ट अच्छा मिल गया था, वंस द बॉल स्टार्टेड टू स्पिन तो फिर बहुत मजा आया उनके लिए। और अब बॉल भी एक लगता है, पहले 2 बॉल लगते थे, अब न्यू रूल्स में 1 बॉल आ गया तो जल्दी वो पुराना होता है और जल्दी स्पिनर इफेक्ट में आ जाते हैं। जी जी। अच्छा सलमान, मुझे बताएं कि आप टेक्निक पे बहुत बात करते हैं और बड़ा ज्यादा आप जो है ना वो फाइन डिटेलिंग पे भी गौर कर रहे होते हैं। जब भी ट्रेनिंग मैंने आपके सेशंस देखे हैं लड़कों को जो ट्रेन करते हैं, ये रिजवान, सलमान अली आगा, इनमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मुझे उनके शॉट सिलेक्शन में उनका स्टांस देख लें आप, उनका फिनिश देख लें, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बॉडी लैंग्वेज, बैलेंस, मुझे कहीं ना कहीं फॉल्ट नजर आता है। स्ट्रगल करते हैं, चाहे 50 बना लें लेकिन स्ट्रगल करते हैं। सलमान से टाइम नहीं हो रहा बॉल। देखिए, देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड प्रेशर एट दिस लेवल। अब जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट में होता है, जिस तरह तनकीद होती है, क्रिटिसिज्म होता है ऑब्वियसली ऑन वेरियस डिसीजन मेकिंग, जब आप स्पेशली मैच हारते हैं या जिस तरह कप्तानी बदलती है, चीजें चेंज होती हैं, तो प्लेयर्स अंडरगो अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर मेंटली गोइंग टू इफेक्ट योर परफॉर्मेंस। टेक्निकल जो आपकी चीजें नजर आती हैं, जो आपको कह ले, जो आप चीजों का जिक्र कर रहे हैं, वो तब होता है जब आपकी ब्रेन की मैसेजिंग जो है, ऑब्वियसली वहां से मैसेज आता है तो बॉडी रिएक्ट करती है। सो व्हेन यू आर ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट प्रेशर्स, तो फिर आपकी मैसेजिंग में हिकअप्स आते हैं एंड दैट इज वेयर यू स्टार्ट टू मेक फॉल्ट्स। ऐसा नहीं होता कि इंटरनेशनल प्लेयर और खेलते खेलते एकदम उसकी टेक्निक खराब हो गई है, ये तो नहीं हो सकता। 20 साल से आप एक काम कर रहे हैं और अचानक अब आपका पाँव निकलना बंद हो गया, अब आपका बैट कहीं और से आना शुरू हो गया। सो दैट टाइमिंग, द लॉस ऑफ दैट टाइमिंग इज ऑलवेज something that has got to do with what you are thinking। आपकी थिंकिंग कितनी अलाइंड है, आप कितने क्लियर माइंड के साथ बैटिंग कर रहे हैं। वो तो आपने
विराट कोहली को भी देखा, जब कप्तानी गई, जब प्रेशर्स आए, जब चीजें बिल्डअप हुई, तो ही वाज आल्सो स्ट्रगलिंग। वो दुनिया के हर प्लेयर पे फेज आता है। लेकिन सलमान ऑलराउंड द ग्राउंड वो देखे ना, होते। चारों तरफ उनकी किटे में मेरे ख्याल है शॉट्स नहीं है, मुझे लग रहा है, क्योंकि वो ओवर ट्राई कर रहे हैं, स्वीप की तरफ जा रहे हैं, ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं। रिजवान को आपने देखा होगा, फिर इसी तरह सलमान अली आगा है ना, वो कट शॉट खेलने की पोजीशन में होते हैं, ना वो पुल कर रहे होते हैं सही, ना हुक कर रहे होते हैं, ना डाउन द ग्राउंड खेल रहे होते हैं। तो ये तो देखिए बेसिक प्रॉब्लम्स है जो मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो बड़ा इजी हो गया आपके लिए, लेकिन जब आप बड़ी टीम से खेलते हैं तो आप एक्सपोज हो जाते हैं इस तरह। देखिए, सलमान अली आगा जो है वो बेसिकली एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है और बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ही हैज बीन आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट स्पिनर्स, ठीक है। अगर टॉप क्लास फास्ट बॉलिंग के आगे यू आर राइट कि वो पिछले गेम पे वो इतना कंफर्टेबल नहीं लगते। वो तो पाकिस्तान के 10 में से 8 बैट्समैन जो है वो पिछले गेम के आगे स्ट्रगल करते हैं, अब के भी और पिछले भी। लेकिन दिस इज समथिंग विच कैन बी वर्कड एट, जिस पर मेहनत की जा सकती है, जिसको वक्त के साथ बेहतर किया जा सकता है। सो आई एम श्योर अगर आपको पता है तो उनको भी पता होना चाहिए कि ये चीज हो रही है, एंड ही शुड बी वर्किंग ऑन दैट। अच्छा, और सायम और अगर बाबर की हम बात करें, बाबर के बारे में कोच ने भी कह दिया कि देखिए वो फॉर्म में है, ऐसा नहीं है कि वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन बस अनलकी वो रह रहे हैं। आपने इसी तरह असेस किया इसको कि बाबर थोड़ा अनलकी है, फॉर्म उनकी नजर आ रही है, अच्छी कवर ड्राइव्स उन्होंने 2-3 मारी है। पैचेस शो किए हैं उसने, टेस्ट में भी आप देख ले 3-4 अच्छे शॉट मारे, आउट हो गए, फिर एक 50 की T20 के अंदर उसके आगे पीछे जल्दी आउट होते रहे। पिछले मैच में अच्छे लग रहे थे, 25 रन किए, फिर अनफॉर्चुनेटली लास्ट गेम पे कह सकते हैं कि रन आउट हो गए। उससे पिछले मैचेस में तो देखे उन्हें आउट किया बॉलर्स ने, उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर के आगे स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पर उस पर काम करने की जरूरत है। तो वो अनलकी कह के जो है वो कोच अपनी भी जान छुड़ा लेते हैं। बात यह है कि आप जब एक ही तरह से बार बार आउट होते हैं, देन देयर इज डेफिनेटली समथिंग टू वर्क एट। अगर आप डिफरेंट तरीकों से आउट हो रहे हैं, फिर आप कह सकते हैं कि यार दिन बुरे चल रहे हैं, फॉर्म खराब है, या यू नो समथिंग इज रॉन्ग द अदर वे अराउंड। लेकिन जब आप एक पैटर्न में एक किस्म की बॉलिंग से बार बार स्ट्रगल करें, आउट हो, तो इसका मतलब है कि कोई चीज ठीक करने वाली है। और साइम के बारे में क्या कहेंगे? थोड़ा जल्दी कर रहा है, विकेट पे तो सेट हो जाता है, लेकिन शॉट सिलेक्शन में सही नहीं है। देखिए, साइम इज ब्लेस्ड विद लॉट्स ऑफ शॉट्स, लॉट ऑफ टैलेंट। तो ऐसे प्लेयर के लिए ना कभी कभार शॉट सिलेक्शन का इशू होता है, और आई थिंक इज वेरी लकी कि उसको बहुत चांसेस मिले हैं। फाइनली उसने रन किए हैं, 2 मैचेस अच्छे खेला है, वो जिम्मेदारी वाली बारी ली, और जितना वो इस तरह खेलेगा उतना उसका करियर के लिए भी फायदा है, पाकिस्तान टीम को भी फायदा है। मुझे सलमान ये बताएं कि बैटिंग में क्या ट्रेनिंग्स में अब हम उस तरह नहीं जा रहे हैं? मोहम्मद यूसुफ को हमने देखा, आपको हमने देखा, आप कदमों का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा कवर पे हमने देखा कि बड़ी शॉट्स, और उससे ये होता है कि आपकी फील्ड प्लेसमेंट जो कैप्टन जरा अनसेटल हो जाता है कि आप एक्स्ट्रा कवर पर उठा के मार रहे हैं। अब हम ये भी नहीं देखते अपने बैटर्स में, उसकी क्या वजह हो सकती है? बात है कि बैटिंग पे तो बात ही बहुत कम होती है, बात इस पे होती है पावर हिटिंग के ऊपर, इंटेंट के ऊपर, इशू को फोर्स करने के ऊपर बात ज्यादा हो रही है। और बात कर कौन रहा है? जो क्रिकेट खेला ही नहीं, जिसका कोई बैटिंग का ना रिकॉर्ड है ना वो बैट्समैन रहा हुआ है। ज्यादातर उसमें पुराने बॉलर्स हैं, या उसमें वो वाले लोग हैं जिन्होंने थोड़ी थोड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई है, वो उस पर लाउड माउथिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बट दे हैव नॉट गॉन थ्रू द प्रोसेस। अपनी जिंदगी में प्रोसेस नहीं किया हुआ, इसलिए वो एक शॉर्टकट सी बात करते हैं, और वो बच्चों को डील कर रहे हैं, उनके साथ वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यूसुफ भाई हो या कोई भी हो, वो आपको बता सकते हैं। अगर आपका प्रोसेस ही डिस्टर्ब है तो फिर कोई भी कोच कुछ नहीं कर सकता। अंडर-19 का 3 डे खत्म कर दिया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप हमारे लड़के उत्साह प्लेयर नहीं होते, ठीक है, हमारी ए टीम्स के टूर नहीं होते, वहां बाहर जाके आप देखें इंडिया की ए टीम जो है पिछले कई सालों से वो 4 डे टेस्ट क्रिकेट खेलती है दूसरे मुल्कों में जाके, और नॉन स्टॉप खेलती है, अंडर-19 भी खेलती है। और हमारे बच्चे जो है उनका सारा फोकस होता है T20 के ऊपर, हांगकांग सिक्सर खेल लिए, T10 खेल ली। तो ये माइंडसेट में बड़ा फर्क है, और यही माइंडसेट आपको पूरा एज अ प्लेयर डेवलप नहीं होने देता। और ये बीच में मुझे बताएं, टीम जो टीम बना रहे हैं फाइनल 11, उसमें 2-3 लड़के ऐसे लग रहे हैं कि जिनके जैसे हसन नवाज हो गया या फिर हुसैन तलत हो गया। अब एक ही तरह के देखें ना ब्रांड ऑफ क्रिकेट, हुसैन तलत की भी ब्रांड ऑफ क्रिकेट वही है, रिजवान का भी वही है, बाबर आजम का भी वही है, सलमान अली आगा का भी वही है। तो आपके पास डाउन द ऑर्डर कोई इस तरह का स्लॉगर भी नहीं है, कोई हार्ड हिटर। इसको आप सही कॉम्बिनेशन देख रहे हैं टीम को वनडे के लिए? देखिए, आई बिलीव के पाकिस्तान शुड
focus on specialists. Pakistan is too much focused on all-rounders, और ये अभी जो आपके recently नए कोच आए हैं उनका ये जहन है कि वो ज्यादा ऑलराउंडर्स के ऊपर वो रिलाई करते हैं, जबकि ये क्रिकेट का जो लंबा फॉर्मेट है, स्पेशली 50 ओवर और टेस्ट क्रिकेट, ये स्पेशलिस्ट की गेम्स हैं. इसमें ऑलराउंडर वो होता है जो बेन स्टोक्स हो, इमरान खान हो, बोथम हो, क्लिंटॉफ हो, ये ऑलराउंडर्स होते हैं जो कंप्लीट हो दोनों तरफ से. जैक कैलिस था जैसे. हमारा क्या होता है, किसी ने 4 ओवर कर दिए, 20 स्कोर कर दिया, ऑलराउंडर बन. ये ऑलराउंडर की डेफिनेशन जो हमने बताई हुई है ना, ये दुनिया में नहीं है. हार्दिक पांड्या भी ऑलराउंडर है, लेकिन फर्क नजर आता है. जडेजा भी ऑलराउंडर है, ठीक है. तो हमें उस तरह अगर ऑलराउंडर्स डेवलप करने हैं, आपके तो जो बच्चों की क्रिकेट होती है, अंडर 19, अंडर 17, वो कहते हैं जो बैट्समैन है वो बैटिंग करेगा, जो बॉलर है इसको ऊपर बैटिंग नहीं देनी क्योंकि ज्यादा लड़के अकोमोडेट कर ले. तो जब आपकी नीचे अप्रोच ये है और ऊपर आपको ऑलराउंडर चाहिए, तो आप तो वो बना ही नहीं ना रहे. तो वंस अगेन प्रोसेस ही नहीं एग्जिस्ट करता उसको बनाने के लिए जो आपको चाहिए ऊपर. और आप देखें ना, साइम से भी आप बॉलिंग करवा रहे हैं, आपका मोहम्मद नवाज भी से भी बॉलिंग करवा रहे हैं आप. इसके साथ साथ फिर आपके पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर अबरार भी है, सुफियान भी है. तो करना क्या है? अच्छा, फास्ट बॉलिंग पे आ जाते हैं सलमान. शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बनने के बाद उनके अंदर वो निप नजर आई है कुछ. आपने देखा वो यॉर्कर लेंथ भी करा रहे हैं बॉल, और जरा कुछ बेहतर खेल रहे हैं. देखिए, शाहीन बाय नेचर एक एग्रेसिव एथलीट है, और जब आप उसको लाहौर कलंदर से देखते हैं ऑपरेट करते, तो ऐसा लगता है कि वो टोटली अपनी टर्म्स के ऊपर ऑपरेट कर रहा है. लेकिन जब वही शाहीन आता है पाकिस्तान से खेलने, तो हमें पता लगता है कि वो ऑप्शन से बाहर की लाइन पर अटैक कर रहा है, पॉइंट पीछे किया है, कवर पीछे किया, और एक डिफेंसिव लाइन बचत करने की कोशिश कर रहा है. तो मेरा ख्याल है कि उन्हें अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करना चाहिए जब वो विकेट्स लेने जाते हैं, स्पेशली डेथ बॉलिंग में या यॉर्कर्स करते हैं. आई थिंक लेटली पाकिस्तान हैज बीन टू मच रिलायंट ऑफ चेंज ऑफ पेस या वेरिएशंस के ऊपर, जबकि पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग की जो लेगेसी रही है वो तो रही है भाई आउट करना है, यॉर्कर्स मारने हैं, बॉल को रिवर्स करना है, हार्ड लेंथ को हिट करना है. तो लेटली जो हमारी बॉलिंग है इसमें ये वाला रुझान कम नजर आया है. आई रियली होप के उस तरफ वापस आए लड़के. आप देखें साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ तेज बॉलिंग की है, उन्होंने ज्यादा वेरिएशंस यूज नहीं की, और उनके फास्ट बॉलर यहाँ पे भी सक्सेस. सही है. और अभी तो प्रोटियाज तो देखे ना, उसकी अभी तो पूरी टीम नहीं थी. श्रीलंका जो अभी शुरू हो रही है 11 से, श्रीलंका एक टफ हमारा मुकाबला होने वाला है, यानी उतना इजी नहीं होगा जैसे प्रोटियाज से हमने खेला है. देखिए, श्रीलंका अगेन इज अ गुड टीम. अगर आप इसके अगेंस्ट स्लो लो स्पिनिंग पिचेस बनाएंगे तो स्पिनर उनके पास भी बहुत सारे हैं. सो नाउ आई थिंक द फोकस वुड बी ऑन थ्रू पिचेस, जहां पर जरा बैटर्स को मौका मिलेगा कि वो जरा फ्रीली शॉट मेकिंग कर सकें, थोड़े रन बना सके. दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. बाकी देखते हैं क्या होता है. अच्छा, बस मुझे ये बता दें, सलमान अली आगा को कंटिन्यू करना चाहिए? T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, एज अ T20 कैप्टन, या इस पे रिव्यू करना चाहिए? देखिए, उसके ऊपर ना बड़े मिक्स्ड व्यूज हैं, बट आई थिंक ही हैज टू स्टार्ट परफॉर्मिंग नाउ इन गुड नंबर्स, बिकॉज उन पे तनकीद बहुत है, प्रेशर बहुत है, और T20 के लिए उन्हें अपनी गेम को थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ता है. ऑल्दो श्रीलंका माइट सूट हिम, क्योंकि वो स्पिन भी करते हैं और स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, और वहां पे ऐसी कंडीशन है. सो आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक. आई नो इज अ गुड बॉय, बट कंडीशनली एडजस्टमेंट वो उन्होंने करनी. जी, बहुत शुक्रिया. सलमान भट्ट हमारे साथ थे और तजिया दे रहे थे जिस तरीके से वो मतलब को देखते हैं और बड़ा कीनली वॉच करते हैं. तो सारी टेक्निक पे भी हमने बात की लड़कों की, और क्या प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है अभी श्रीलंका के खिलाफ, ये भी हमने बात की. एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद वापस आके कहीं जाएगा नहीं, वक्त बहुत कम रह गया है, बहुत सी चीजें हमें शामिल करनी है शो में. जी, वेलकम बैक. बस 2-3 चीजें आपको दिखानी हमने, कुछ वीडियो है, वक्त हमारे पास कम रह गया है. कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है, तो वो निस्फ ईमान कहाँ है? जरा देखें आप, जापान में टोक्यो में वीडियो दिखाएं जरा भाई. हाँ, ये वीडियो दिखाई. ये एक एक्सपेरिमेंट किया, सोशल एक्सपेरिमेंट ये इस तरह के होते हैं. और उन्होंने क्या किया, एक शख्स ने टोक्यो में, और इतना असल बसल इतना बिजी एरिया, और वहाँ पे वो सॉक्स लेके गया अपने, वाइट सॉक्स. उसने वो पहने सॉक्स, और उसके बाद वो सॉक्स पहन के चलता रहा इन स्ट्रीट्स पर, जहाँ आप देख रहे हैं कितने लोग चल रहे हैं. ये देखिए, उसने पहले बताया कि भाई मैं वाइट सॉक्स पहन के चल रहा हूँ और इन स्ट्रीट्स पर चलूंगा. काफ़ी मिनटों तक चला वो, और उसके बाद ही उसने दिखाया जब अपने सॉक्स तो बिल्कुल एज इट इज़ वैसे के वैसे ही.
तो इससे क्या बात वाजे होती है? इससे ये बात वाजे होती है कि इंडिविजुअली भी वहाँ लोग अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, क्लीनलीनेस का ख्याल रखते हैं, और वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतजामिया है, जो गवर्नमेंट है, जो लोकल बॉडीज का सिस्टम है, वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है कि आप देखें बगैर जूतों के वो सॉक्स में स्ट्रीट्स पर चला। यहां अगर वो कोशिश भी कोई करता, पहले तो लोग उसे कहते हैं कि क्या कर रहे हो, ये क्या बेवकूफी है, और अगर वो चल के दिखाता और 1 मिनट वो चलता तो फिर वो सफेद सॉक्स, उनका कलर काला हो चुका होता नीचे से। लेकिन यहां पर देखें सफेद सॉक्स जो हैं वो सफेद ही हैं। तो ये उसने बताया है टोक्यो में चल के कि कैसे हम लोग, अच्छा ना सिर्फ ये, बल्कि आप देखें जापान तो मशहूर है इस बारे में, वो बच्चों को जिस तरीके से तरबियत करते हैं, स्कूल्स में भी उनकी जो तरबियत होती है, हैंड्स कैसे वॉश करना है, अपने आप को साफ सुथरा कैसे रखना है। फिर उसके बाद उनका एक सेशन होता है स्कूल्स में जहां पर वो गार्बेज बैग्स लेकर जाते हैं बच्चे बाहर और गार्बेज उठाते हैं, ट्रैश को किस तरह से मतलब डस्टबिन में डालना है। फिर स्कूल से आके कपड़े अपने उतारने हैं, खाना खाने के बाद प्लेट्स अपनी रखनी है, वॉश करनी है। तो ये सारी चीजें आप तरक्की ऐसे ही नहीं कर ली उन्होंने, तरक्की उन्होंने इस डिसिप्लिन को लाके ही की अपनी लाइफ में। इंडिविजुअली भी वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आए हैं, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की सतह पर भी जाहिर है इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, इतने स्ट्रिक्ट कवानीन हैं, उन पर अमल दरामद लोग करते हैं और अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाते हैं और इसी डिसिप्लिन को लेकर फॉलो करते हैं। और दुनिया की स्ट्रांग देखें मईशतें उनकी, ये बड़ा हैरान कुन था ये जब हमने देखा कि ये कैसे हो सकता है स्ट्रीट्स पर तो लोग। लेकिन ये सारे, इसका मतलब ये है कि सारे जो चल रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने अपना ख्याल रखा, अपने जूते प्रॉपर साफ किए हुए हैं, अपने आप को क्लीन रखा हुआ है, और इसके साथ साथ अगर कोई कचरा होता है तो बर वक्त वहां की लोकल बॉडीज का सिस्टम इतना मुतारिक है कि उठाता है। तो ये वीडियो मैंने दिखानी थी आपको सफाई निस्फ ईमान की। तो कोशिश करें ये स्टैंडर्ड ना सही, कोई आहिस्ता इसकी तरफ बढ़े, तो इस जानिब थोड़ा सा तहरीक तो अपने अंदर पैदा करें कि आपको सफाई का ख्याल रखना है। क्योंकि देखिए ना, एक एक करके कतरा कतरा जो है समंदर बनता है, तो हम सभी अगर अपने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करना शुरू कर देंगे तो आसान हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए भी वो काम करना। तो ये जनाब वीडियो हटाएं। अब मुझे जरा बताना है कि अमेरिका में वीजा पॉलिसीज क्या आ गई हैं, ये जरा गौर से सुने। अमेरिका ये बताया गया है कि किन अफराद को वीजा जारी नहीं किया जाएगा। तो 2 तरह के लोग हैं, एक तो ओबीज यानी जो मोटापे का शिकार लोग हैं, और इसके साथ साथ जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। इन 2 को वीजा के उसूल में मुश्किलात आएंगी और उनको वीजा नहीं मिलेगा। खास तौर पे उनके लिए जो कि परमानेंट वहां पर चाहते हैं रिहाइश, और काफी तवील मुद्दती रिहाइश वो चाहते हैं। तो ये अमेरिका में अब कवानीन आ गए हैं कि एक तो जिनको डायबिटीज है और जो ओबीज है, क्योंकि ऑलरेडी यूएस में बड़ा ये मसला है और 10 करोड़ से ज्यादा अफराद ओबीज है, मोटापे का शिकार है वहां पर, क्योंकि वहां पर फास्ट फूड का रुझान बहुत ज्यादा है। और 3 करोड़ 80 लाख अफराद ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज का बरस लाहक है। अच्छा, इसके साथ साथ यह भी कहा गया, यह भी देखा जाएगा जब स्क्रूटनी की जाएगी, तो स्क्रूटनी में यह भी देखा जाएगा कि आप अपने इलाज मुआवजे के जो खर्च है वो उठा सकते हैं या नहीं। यानी आपके पास इतना बैंक अकाउंट है, इतना पैसा है जब आप आ रहे हैं यूएस रहने के लिए एक बड़े अरसे तक, कि आप अपने इलाज की सहूलत, क्योंकि देखें ना वहां पर जैसे लंदन में, जैसे बरतानिया में ये सब कुछ हुआ है कि वहां सिस्टम जो है वो सारा बैठ गया और गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर पड़ गया है कि वो फिर अपने लोगों की, अपने शहरियों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दे पाते हैं, दीगर फैसिलिटीज नहीं दे पाते हैं। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि रिसोर्सेज कम हो गई है और इस्तेमाल करने वाले ज्यादा है, तो ये वीजा पॉलिसीज मजीद लग रहा है कि ये टाइट और होंगी पॉलिसीज। तो ये जनाब चीजें थी आज के शो में, आपको यकीनन पसंद आई होंगी। तो फीडबैक अपना देते रहिएगा राइज एंड शाइन में। कल आपसे मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह नादिया खान भी हमारे साथ होंगी। शो को आप पसंद कर रहे हैं, ज़ोए बसन को दीजिए इजाजत, फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।